नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 82। क्या आपको एक बहन चाहिए? मासू ने अनन्या और आरव को धीरे से खींचा, दोनों को अपनी बाहों में लिया और फुसफुसाया, अनन्या, आरव, क्या तुम्हें एक छोटी बहन और छोटा भाई चाहिए? अनन्या ने तुरंत सिर हिलाया, मैं चाहती हूँ अनन्या सच में एक बच्चा चाहती है मेरी अच्छी दोस्त लिली की एक छोटी बहन है। उसने कहा कि छोटी बहन बहुत प्यारी है अनन्या भी यही चाहती है आरव ने शर्म से सिर हिलाया। सू की माँ और अधिक खुशी से मुस्कुराई और आगे बोली, अनन्या, आरव, अगर तुम्हें छोटी बहन चाहिए तो तुम अपने कमरे में वापस जाकर सो जाओ। अपने पिता और माँ को परेशान मत करो ताकि वे तुम्हारे छोटे भाई या छोटी बहन को ले आएं यद्यपि दोनों बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि जब वे आज्ञाकारी ढंग से सोते हैं तो उनके छोटे भाई बहन क्यों होते हैं, फिर भी वे अपनी दादी की बात पर पूरी तरह से सहमत थे। ठीक है तो मैं ऊपर जाकर नहा लूंगा और थोड़ी देर में सो जाऊंगा मैं भी जा रहा हूँ, आरव ने कहा। दोनों छोटे बच्चों ने अपने मुंह ढक लिए और धीमी आवाज में चर्चा करते हुए कमरे में प्रवेश किया। अनन्या ने पूछा, गिगल, तुम्हें छोटा भाई पसंद है या छोटी बहन? आरव ने सिर खुजाते हुए कुछ देर सोचा और बोला, मुझे छोटे भाई पसंद हैं। अगर कोई छोटा भाई है तो तुम मेरे साथ खेल सकते हो ये सुनकर अनन्या ने अपने गुलाबी होठों को भींचा और दुखी होकर कहा, गिगल, अनन्या भी तुम्हारे साथ खेल सकती है क्या तुम्हें अनन्या के साथ खेलना पसंद नहीं है? आरव ने तुरंत आश्वस्त किया, नहीं, बेशक मुझे आपके साथ खेलना पसंद है, लेकिन मेरा छोटा भाई अलग है मैं अपने छोटे भाई के साथ लड़कों वाले खेल खेल सकता हूँ ये सुनकर अनन्या तुरंत समझ गई, फिर मुझे एक छोटी बहन चाहिए। लिली ने कहा कि छोटी बहन कोमल और सुपर क्यूट है और मैं अपनी छोटी बहन के साथ लड़कियों के खेल भी खेल सकती हूँ आरव ने जब ये सुना तो वो फिर झिझकी, अगर तुम ऐसा कहो तो छोटी बहन भी बहुत अच्छी है छोटी बहन बचपन में अनन्या जितनी प्यारी होगी और मुझे भी छोटी बहन पसंद है तो फिर आओ हम सब मिलकर अमिताभ से एक छोटी बहन मांगे समूह ने हाथ जोड़कर कहा। यही बात उसने टीवी से सीखी है। वे लोग घुटने टेक कर बुद्ध से कोई इच्छा मांगते हैं, उन बुद्धों को अमिताभ बुद्ध कहा जाता है। आरव ने सिर हिलाया और अपनी बहन के पीछे बुद्ध से प्रार्थना करने चला गया। इशिता मल्होत्रा पानी पीकर बाहर आई और उन्होंने दोनों नन्हे बच्चों को प्रार्थना में हाथ मिलाते हुए देखा। उन्होंने असमंजस में पूछा, अनन्या, आरव, तुम क्या कर रहे हो? अनन्या, आरव ने तुरंत अपना हाथ नीचे रखा और जोर से अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं माँ अनन्या को नींद आ रही है और अनन्या नहाने और सोने के लिए ऊपर जा रही है छोटे लड़के ने बोलना समाप्त करने के बाद सीधे अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। भाई को भी नींद आ रही है, चलो पहले ऊपर चलते हैं दोनों छोटे बच्चे भाग गए। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा दोनों को यह थोड़ा अजीब लगा। आमतौर पर इस समय जियाउद्दीन को थोड़ी देर के लिए खेलना चाहिए और हर दिन जब वे बिस्तर पर जाते हैं तो उन्हें राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा के साथ जाना पड़ता है और जब वे सो जाते हैं तो वे जा सकते हैं। आज तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुम अकेले सोने के लिए ऊपर चले गए? मासू ने जल्दी से पिताजी सू को धक्का दिया, फिर वहां राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चेन बिंगक्सू, तुम्हारे पिताजी और मैंने रात में बहुत ज्यादा खा लिया है और यह अब थोड़ा अपच है, चलो टहलने के लिए बाहर चलते हैं। वैसे कल के लिए खाना खरीदने के लिए सुपरमार्केट चलें क्या तुम अभी इतनी देर से बाहर जाती हो? माँ, कल सुबह किराने का सामान खरीदने के लिए बहुत देर हो चुकी है, राघव मल्होत्रा ने कहा। सू की माँ ने उससे देखकर मुस्कुराया, आंख मारी और कहा, अया, अब सब ठीक है। तुम्हारे पापा और मैं इतनी जल्दी सो नहीं सकते, है न, लाओ सू। पापा सू ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ, मैं तुम्हारी माँ के साथ टहलने चलूंगा। बात करने के बाद वृद्ध दंपति भी जल्दी से दरवाजे से बाहर चले गए। एक पल में नीचे केवल राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ही बचे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उनके दिल में क्या चल रहा था। माता पिता और बच्चों को अपने बच्चों के लिए अकेले रहने की जगह छोड़नी चाहिए। राघव मल्होत्रा दिल से शांत था। आज वाकई एक खास दिन है। उसने पहले से ही आज रात इशिता मल्होत्रा से अच्छी बातचीत करने की योजना बनाई थी। लगता है उसके माता पिता ने कुछ देख लिया और जानबूझकर उसे मौका दिया राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, माँ, क्या आपको नींद आ रही है? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, नींद नहीं आ रही। तो फिर चलो टीवी देखते हैं और थोड़ी वाइन पीते हैं। राघव मल्होत्रा को लगा कि इस माहौल में थोड़ी वाइन पीना ज्यादा आरामदायक रहेगा इशिता मल्होत्रा के कान थोड़े लाल हो गए थे। उसे भी पता था कि आज की रात बहुत सार्थक है। उसने अपने होंठ आपस में दबाते हुए शर्म से सिर हिला दिया।
राघव मल्होत्रा रेड वाइन की बोतल लेने के लिए वाइन कैबिनेट में गए, फिर एक डिकेंटर और एक गॉबलेट लेने के लिए रसोई में गए और दोनों लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। घर के बाहर कविता मल्होत्रा पूरे रास्ते खुश नहीं थी और काफी देर चलने के बाद उसने पापा सू को अपनी पूरी ताकत से खींचते हुए कहा, ओल्ड सू, ये बहुत अच्छा है टिल्ड, मुझे लगता है कि आज रात मेरे बेटे और बहू को निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिलेगी। बुजुर्ग दंपत्ति कुछ दिनों से ही यहाँ रह रहे हैं। ये देखना स्वाभाविक है कि भले ही राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा शादीशुदा हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे सम्मान की स्थिति में रहते हैं। एक नवविवाहित दंपत्ति की यह स्थिति कैसे हो सकती है? इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि दोनों को प्रमाण पत्र अचानक प्राप्त हुआ तथा भावनात्मक रूप से उन्होंने अंतिम खिड़की के कागज को भी नहीं छुआ। लेकिन आज इशिता मल्होत्रा ने सार्वजनिक रूप से कबूल किया, जाहिर है आखिरी खिड़की के कागज को छेद दिया, इसलिए आज रात बेटे और बहू के बीच का माहौल इतना सूक्ष्म होगा। टिल्ड लाओसू, मुझे हमारी बहू बहुत पसंद आ रही है। आपने कहा कि वह एक लड़की है, लेकिन उसमें सार्वजनिक रूप से कबूल करने का साहस है। ये वाकई बहुत बढ़िया है टिल्ड, कविता मल्होत्रा ने प्रशंसा के साथ कहा। डैड सू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम अपनी तारीफ खुद ही कर रही हो, है ना? जब हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो तुमने ही मुझे सबसे पहले प्रेम पत्र लिखा था। मासू ने गर्व से कहा, अगर मैंने पहले लिख दिया तो क्या होगा? क्या तुम ये कहने की हिम्मत करोगे कि उस समय तुम्हें मैं पसंद नहीं थी? पिताजी सू असहाय थे। हाँ, मैं वास्तव में आपको लंबे समय से पसंद करता हूँ। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है। मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही है और मेरे दिल में विचार हैं। इन दिनों मेरे अवलोकन के अनुसार मेरा बेटा और उसकी बहू स्पष्ट रूप से दो तरफा प्यार हैं, लेकिन दोनों ने शायद बात नहीं की, इसलिए अभी भी कुछ अंतर है। मासू ने सिर हिलाया। हाँ, आखिरकार वे 3 साल से अधिक समय से अलग हो चुके हैं। बहू ने पिछले 3 सालों में अकेले ही 3 बच्चों की परवरिश की है और केवल वही दिल का दर्द जानती है। लेकिन अब यह अच्छा है, जब तक बहू और बेटा बात कर सकते हैं उनका परिवार ठीक रहेगा। टिल्ड, बूढ़ा दंपति चांदनी रात में टहल रहा था और दोनों इस समय घर की स्थिति के बारे में सोच रहे थे। बूढ़ी सू, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा और बहू इस समय क्या कर रहे होंगे? क्या तुम वापस कमरे में जा रही हो? कविता मल्होत्रा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? दोनों बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं और हम अभी तक वापस नहीं गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के चरित्र को देखते हुए मुझे इस समय अपनी बहू के साथ बातचीत करनी चाहिए। आमने सामने, दिल से दिल की बातचीत। अध्याय 83। लगता है कि तुम जो बात कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है। वैसे भी मुझे यकीन है कि वे निश्चित रूप से सक्षम होंगे। हे टिल्ड लाओसू, चलो बेकार न बैठें, जल्दी से सुपरमार्केट जाकर कुछ अच्छा खरीदें और कल सुबह मेरी बहू को दें। अपने शरीर को तरोताजा करें। बूढ़ी मुर्गियां गायब नहीं हो सकती। मैंने देखा कि बड़े सुपरमार्केट में दरवाजे पर एक विशेष जीवित मुर्गी अनुभाग है और उसमें घरेलू मुर्गियां हैं। बाद में चलो एक बड़ा खरीदते हैं और कुछ लाल खजूर और वुल्फबेरी आदि खरीदते हैं और कल आपको देते हैं। बहू, सूप बनाओ। पिताजी सू मुस्कुराए और बोले, मेरी बहू सुबह सुबह चिकन सूप कैसे पी सकती है? मैं इसे क्यों नहीं पी सकता? एक रात के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है टिल्ड, इसके अलावा मैं कुछ साफ सूप बनाना चाहता हूँ टिल्ड, वैसे भी मैं अपनी बहू लाओसू के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। जल्दी करो, मुझे बहुत सी चीजें खरीदनी हैं। सामान का क्या? बाद में सुपरमार्केट बंद मत करना। सू की माँ ने सू के पिता को खींचा और उनके पैरों के नीचे की गति इतनी तेज थी कि वह पूरे रास्ते दौड़ते हुए चलने वाली थी। बेशक सुपरमार्केट अभी बंद नहीं होगा। कविता मल्होत्रा ने जैसे ही सुपरमार्केट में प्रवेश किया, उसने एक बड़ी शॉपिंग कार्ट को धक्का दिया और मुर्गियों को खरीदने के लिए लाइव पोल्ट्री सेक्शन में चली गई। मैडम, मुझे हर समय बेहतर चिकन चाहिए और मेरे पास फार्म में पाला गया चिकन होना चाहिए टिल्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत महंगी है। उस समय सुपरमार्केट में कोई नहीं था और जब मालकिन ने उन्हें आते देखा तो उसने बातचीत करने की पहल की। ठीक है, चिंता मत करो, मेरे यहाँ मुर्गियाँ देहात से लाई गई हैं। पोषण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें घर पर ही पाला जाता है। आपको घर के बच्चों के लिए मुर्गियां खरीदनी ही होंगी, है ना? सू की मां खुशी से मुस्कुराए। हाँ, मैंने इसे अपनी बहू को पोषण देने के लिए खरीदा है टिल्ड, मालकिन ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा। समझी, क्या मेरी बहू को बंदी बनाया गया है? वहाँ अभी भी ताजी मछली है और आप उसे स्टू के लिए भी खरीद सकते हैं टिल्ड। मासू ने अपना सिर हिलाया। यह अभी तक नहीं है टिल्ड, हालांकि यदि आप अपने शरीर की अच्छी देखभाल करते हैं तो आपको खुद को सीमित करने का मौका मिलेगा टिल्ड। हाँ। ओह, आप अपनी बहू के प्रति बहुत दयालु हैं टिल्ड। ठीक है, मैं आपके लिए एक उपयुक्त आकार चुनूंगा। शहर के बच्चे बहुत मोटा खाना पसंद नहीं करते हैं, यह एक सही है।
ठीक है, तो मुझे ये चाहिए। तुम मुझे और 20 अंडे ला कर दो। मुझे उन्हें खाना चाहिए। मैं वापस आकर तुमसे उन्हें खरीद लूंगा। कविता मल्होत्रा ने खुशी खुशी बिल चुकाया और बंधे हुए चिकन और अंडे शॉपिंग कार्ट में रख दिए। चलो लाओ सूप, खरीदारी जारी रखें। कविता मल्होत्रा लाल खजूर और वुल्फबेरी, अखरोट और लाल बीन्स खरीदने गईं। ये लड़कियों के शरीर के लिए अच्छे होते हैं। मुझे बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स और स्वादिष्ट भोजन खरीदना है। कविता मल्होत्रा स्नैक एरिया की ओर दौड़ी और रास्ते में जो कुछ भी मिला उसे ले लिया, इस बात पर अड़ी रही कि उसे पैसे नहीं देने हैं। कल खाने के लिए अभी भी सब्जियां हैं और घर में पर्याप्त फल नहीं है। पुनः ताजे भोजन क्षेत्र में जाकर कविता मल्होत्रा ने कुछ ताजे फल तोड़े और सब्जियां खरीदने चली गईं। बूढ़ी सू, चलो वापस चलते हैं और कुछ लीक खरीदते हैं। हम कल अपने बेटे के लिए लीक के साथ तले हुए अंडे बनाएंगे। न केवल हमारी बहू को अपने शरीर को फिर से भरने की जरूरत है, बल्कि हमारे बेटे को भी इसकी भरपाई करने की जरूरत है। पिताजी सू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ बच्ची, हमारा बेटा अभी 20 साल का ही है और उसका खून अभी ताकतवर है। हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? माँ सू ने मुट्ठी भर लीक ली और उन्हें शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। अपना सिर उठाया और कहा, इसे खाने या न खाने से कोई नुकसान नहीं है। मेरे बेटे और बहू यानी की नई शादी हुई है और इसे हर दिन खाया जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसकी भरपाई करनी होगी। मेकअप, चलो दूध खरीदते हैं। अपने बेटे, बहू और 2 बच्चों को हर दिन ताज़ा दूध पिलाते हैं जो शरीर के लिए अच्छा है। दोनों इधर उधर टहलते रहे, लेकिन घुमक्कड़ फिट नहीं हो सका और ढेर इतने ऊंचे थे कि सू की मां रुकी नहीं और उसने सू के पिता को खींच लिया और उत्साह से कहा, बूढ़े सू, चलो वहां पर शिशु उत्पाद क्षेत्र में चलते हैं। मेरे बेटे के दूसरे जन्मे बच्चों के लिए कुछ छोटे उपहार तैयार करें। पापा सू ने जल्दी से उसे खींच लिया। माँ बच्ची, शांत हो जाओ, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है और मेरे बेटे और बहू ने दूसरे बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा हम नहीं जानते कि बच्चा लड़का है या लड़की। तुम अभी ये खरीद लो। तुम क्या कर रही हो? बाद में वापस जाओ और अपने बेटे और बहू को दिखाओ कितनी शर्मिंदगी है। कविता मल्होत्रा ने कुछ देर सोचा, सिर हिलाया और बोली, हाँ, मेरी बहू पतली चमड़ी की है। अगर वह इसे देख लेगी तो शर्मिंदा होगी, इसलिए अभी नहीं खरीदेगी और आप इसे बाद में कभी भी खरीद सकते हैं। खैर, जल्दी से चेकआउट कर लो, सुपरमार्केट बंद होने वाला है। 1 घंटे से अधिक समय तक खरीदारी करने के बाद उसके हाथ दुखने लगे। विला में राघव मल्होत्रा ने जागृत रेड वाइन को गिलास में डाला और इशिता मल्होत्रा के साथ धीरे से गिलास टकराए। माँ, चीयर्स। इशिता मल्होत्रा जब भी बाहर जाती हैं तो अक्सर रेड वाइन पीती हैं, लेकिन उन्हें आज शाम जैसा शराब पीने का माहौल पहले कभी पसंद नहीं आया। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, चीयर्स। टीवी पर एक मधुर आइडल ड्रामा चल रहा है जिसमें नायक और नायिका फेरिस व्हील पर एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं। जब इशिता मल्होत्रा ने आई लव यू जैसे शब्द सुने तो वह रात में राघव मल्होत्रा से की गई अपनी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास होने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लाल शराब की पृष्ठभूमि में उसके गाल अधिक से अधिक नम और गतिशील हो गए। राघव मल्होत्रा ने भी आज रात खाने की मेज पर हुए दृश्य को याद किया और अपनी हंसी रोक नहीं सके। माँ, क्या आज तुमने बड़े आदमी के सामने जो कुछ कहा वह सब सच है? इशिता मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ, ये मेरे विचार हैं। राघव मल्होत्रा के मुंह के कोने कानों की जड़ तक खुश थे। सच? पता चला कि मेरे बच्चे की माँ मुझे बहुत पसंद करती है और 3 साल पहले पहली नज़र में ही मुझसे प्यार कर बैठी थी। उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा कहा। इशिता मल्होत्रा और अधिक शर्मिंदा हो गईं। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और शराब पीने का नाटक किया, लेकिन उनके लाल कान लगभग पारदर्शी हो गए। उसने इससे इनकार नहीं किया, तो क्या सचमुच उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था? राघव मल्होत्रा को अच्छी तरह याद है कि उस समय क्या हुआ था। वह दिल टूटा हुआ था और नशे में धुत था और इशिता मल्होत्रा ने चाकू से उसकी गर्दन दबा दी थी। नतीजतन उसने बड़े चाकुओं से लैस 2 खलनायकों को भगाने में भी उसकी मदद की। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पहली बार जब वे दोनों मिले थे तो वाकई रोमांचकारी था। उन्हें याद आया कि उस समय इशिता मल्होत्रा बहुत सक्रिय थी और उनकी पहल कुछ हद तक असामान्य थी। उस दिन तो तुम्हारे साथ धोखा हुआ था ना? राघव मल्होत्रा ने पूछा। इशिता मल्होत्रा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैंने उस समय सिर्फ ट्रांसेंडेंट ग्रुप को स्वीकार किया था और मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था। मुझे एक व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी ने परखा था। अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरे लिए उन 2 पेशेवर ठगों के नीचे से निकलना वाकई मुश्किल होता।
इसीलिए मैंने कहा कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। उस समय को याद करते हुए राघव मल्होत्रा को लगा कि उस समय वह वाकई बहादुर था। हथियारों से लैस उन दो दुष्ट लोगों के सामने उसने वास्तव में उन पर चिल्लाने की हिम्मत की थी। ये वास्तव में एक नवजात बछड़ा है जो बाघों से नहीं डरता। लेकिन उसे उस समय अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अगर उस दिन अचानक आई हिम्मत और किस्मत न होती तो इशिता मल्होत्रा के साथ उसका इतना गहरा रिश्ता कैसे बन पाता। अगर तुम उस समय मुझसे नहीं मिलती तो क्या होता? तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। क्या वह तुम्हारा रक्षक था या मैं था? राघव मल्होत्रा ने गंभीरता से पूछा। उन्होंने महसूस किया कि भावनाएं और कृतज्ञता एक ही चीज नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि अब वह और इशिता मल्होत्रा विवाहित थे और वे दोनों अपना बाकी जीवन एक साथ बिताना चाहते थे। अध्याय 84। तब क्या हुआ? मैं तुम्हें पसंद करता था। एक दूसरे से कबूलनामा। अध्याय 84। फिर क्या हुआ? मुझे तुम पसंद थे। एक दूसरे से कबूलनामा। इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर अचानक गुस्सा फूट पड़ा। जिंगमू ने राघव मल्होत्रा को अवर्णनीय दुख के साथ देखा। राघव मल्होत्रा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि उस दिन मैं और तुम सिर्फ ड्रग्स थे? मैं, इशिता मल्होत्रा, हमेशा अभावों से बेहतर रही हूँ। इतने सालों में मेरे साथ कोई पुरुष नहीं रहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे पहले। अगर तुम नहीं होती तो मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तुमने कहा था कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। ये सही है, मैंने तुम्हें एक नज़र में देखा जब मैं बाहर थी। तब मैं तुम्हारा पीछा करती रही और फिर मैं शुरू होने से पहले पूरे रास्ते तुम्हारा पीछा करती रही। ये शब्द बिल्कुल इशिता मल्होत्रा के अंदाज के हैं। वो एक अलग लड़की है। वो दिल से दृढ़ निश्चयी है और वो जो पहचानती है उसे करने की हिम्मत रखती है, चाहे दुनिया कितनी भी चौंकाने वाली क्यों न हो। जैसे ही उसने उसे प्रपोज किया और कहा कि वह उसे सगाई का तोहफा देगा और घर वापस आकर उससे शादी करेगा, इशिता मल्होत्रा ने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया। अब उसके गाल हल्के लाल हो गए हैं और उसके गुलाबी होंठ हल्के सिकुड़ गए हैं, जिससे वह थोड़ी उदास लग रही है। राघव मल्होत्रा को पता था कि उसने गलत सवाल पूछा है, इसलिए वह जल्दी से बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया और कहा, बिंगक्सू, मुझे माफ करना। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ ईमानदार होना चाहता हूँ। हमने 3 साल मिस किए हैं, लंबे समय से। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे के लिए अपने दिल पूरी तरह से खोल सकते हैं, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम मेरा दिल जीत लो। इशिता मल्होत्रा ने उसकी तरफ देखा। दोनों के बीच की दूरी लगभग कम हो गई थी। उनकी आंखें एक दूसरे के सामने थीं और एक दूसरे की आंखों में ईमानदारी लिखी हुई थी। तो क्या अब आप मेरे मन की बात समझ गए? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मैं पूरी तरह समझता हूँ। आपके बारे में क्या? इशिता मल्होत्रा ने लगभग अचानक ही कह दिया। बोलने के बाद वह थोड़ी शर्मा गई और उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी झुक गईं। उसे इस तरह देखकर राघव मल्होत्रा की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन मेरी पसंद शायद तुमसे कुछ साल बाद की है। सच कहूं तो उस समय मैंने शराब पी रखी थी और पूरी तरह नशे में था। छोटे से होटल में रोशनी कम थी और मैं तुम्हारी शक्ल भी ठीक से नहीं देख पाया था। मैं भी तुम्हारे जाने के बाद मेरे लिए जो निशान छोड़ गया उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये तुम्हारे नाम का संक्षिप्त रूप है। तुमने कहा था, अच्छा होगा कि तुम मुझे अपना संपर्क नंबर दे दो, फिर मैं उठते ही तुम्हें तुरंत फोन जरूर करूंगा। उसने कसम खाए। इशिता मल्होत्रा उससे खुश हो गईं। उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, कौन तुम्हें नंबर छोड़ना चाहता है? क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था? फिर अगर तुम मुझे फोन करके छोड़ दोगे तो शायद हम पहले ही प्यार में पड़ चुके होंगे। इशिता मल्होत्रा ने अपना मुंह खोला, लेकिन जब शब्द उसके मुंह में पहुंचे तो उसने उन्हें वापस निगल लिया। वह उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। जब वह इसके बारे में सोचती थी तो उसे बेशर्मी महसूस होती थी। राघव मल्होत्रा एक क्षण के लिए उसके सूक्ष्म भावों से भली भांति परिचित हो गए। उन्होंने अपना हाथ सोफे पर रख दिया और पूरा व्यक्ति झुक गया। उसने सुंदर आंखों से सीधे उसकी ओर देखा। माँ, आपके हाव भाव से मुझे लगता है कि कोई छोटा सा रहस्य है जो मुझे तब पता नहीं था। वह क्या है? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाते हुए अनियमित ढंग से कहा, नहीं, मैं कर चुकी हूँ। खैर, चूंकि तुम ये कहना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। क्यों न हम एक छोटा सा खेल खेलें? अगर तुम हार गई तो तुम मुझे बता देना, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें इसे संभालने दूंगा, ठीक है? यह अच्छा है। हालांकि इशिता मल्होत्रा उस समय इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धा को रोक नहीं पाई। चूंकि वह गेम खेल रही थी, इसलिए उनकी जीत की दर अभी भी 50% थी। लेकिन आधार यह है कि खेल काफी निष्पक्ष होना चाहिए। कौन सा खेल?
सरल, पत्थर कागज कैंची, ये सब किस्मत पर निर्भर करता है। किसी को कोई फायदा नहीं होता, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। कैसा रहेगा? क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? राघव मल्होत्रा हंस पड़े। जब इशिता मल्होत्रा ने ये सुना तो उनकी प्रतिस्पर्धी भावना अचानक प्रबल हो गई। ठीक है, चलो खेलते हैं। अच्छा है, मैं पत्थर से बाहर आ गया हूँ, राघव मल्होत्रा ने सीधे कहा। इशिता मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और मन ही मन उलझन भरी बातें सोचने लगी। राघव मल्होत्रा ने कहा कि उन्होंने पत्थर दिए थे और अगर जीतना होता तो कपड़ा देते, लेकिन अगर इस समय कैंची देते तो हार जाते। अगर वह खुद पत्थर बांधना चाहेगी और राघव मल्होत्रा भी हाथ बांधना चाहेगा तो वह भी हार जाएगी। अगर आप खुद कैंची बना लें, अगर राघव मल्होत्रा सचमुच पत्थर बना लें। ओह, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यह ठीक है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो स्थिति उलझन में पड़ गई। इशिता मल्होत्रा ने मुंह बनाया और उनकी आंखों में हमेशा की तरह अहंकार झलक रहा था। 1 2 3 पत्थर कागज कैंची। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने एक ही समय में चाल चली। इशिता मल्होत्रा ने चाल चली और राघव मल्होत्रा ने, जैसा कि उन्होंने कहा, एक पत्थर बनाया। मैं जीत गया। इशिता मल्होत्रा ने हैरानी से पूछा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव मल्होत्रा सचमुच नहीं बदला है। क्या वह उसके साथ यह खेल खेलने का रहस्य नहीं जानना चाहता था? कैसे? राघव मल्होत्रा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपने उलझन भरे सिर को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ। ठीक है, तुम जीत गई, अब तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। उसने अपने हाथ खोले और देखा कि एक आदमी चाकू की ओर देख रहा है और मैं मछली की ओर देख रहा हूँ। इशिता मल्होत्रा ने ऊपर देखा, यह नहीं जानते हुए कि क्या ये शराब पीने के कारण था। उसका सिर थोड़ा चक्कर खा रहा था और अब उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द बचा था, उसे फेंक दो, उसे फेंक दो। वह कई दिनों से राघव मल्होत्रा को पटकनी देने के बारे में सोच रही थी और अब लगता है कि वह इसमें सफल हो सकती है। ये बात राघव मल्होत्रा ने कही थी, इसे उन्हीं को संभालने दीजिए। क्या आप इस अवसर का उपयोग राघव मल्होत्रा को नीचा दिखाने के लिए करना चाहते हैं? इशिता मल्होत्रा के गाल तुरंत गर्म हो गए, उसकी धड़कनें ढोल की तरह हो गईं और वह सीधे राघव मल्होत्रा के पतले होंठों को देखने लगी, जो मीठे शहद से ढके हुए लग रहे थे, जो उसका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। आधे मिनट बाद इशिता मल्होत्रा उदास होकर बोली, ठीक है, तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगी। राघव मल्होत्रा ने अपनी भौहें उठाईं और स्तब्ध मुस्कान के साथ कहा, कोई सवाल पूछो। क्या तुम सच में मुझसे कुछ और करने के बजाय एक सवाल पूछने का मौका चाहते हो? उसे याद आया कि कुछ दिन पहले इस छोटी लड़की ने उसे नीचे धकेलने की हर संभव कोशिश की थी। अब जबकि उसने उसे मौका दे दिया था, तो वह वापस क्यों चली गई? तो क्या कुछ दिन पहले जियाओ निजी सिर्फ झांसा दे रहा था? इशिता मल्होत्रा ने अपनी नजरें हटा लीं और दृढ़ता से सिर हिलाया। अच्छा, बस एक सवाल पूछो। ठीक है, तो आप पूछिए। राघव मल्होत्रा सीधे बैठ गए और अभी अभी आलसी भाव को दूर कर दिया। जब तुमने मुझे प्रपोज किया और सर्टिफिकेट लिया तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? क्या तुमने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं अनन्या आरव की मां थी, या इसलिए क्योंकि मैं इशिता मल्होत्रा थी? ये प्रश्न राघव मल्होत्रा के अभी पूछे गए प्रश्न के समान है। राघव मल्होत्रा ने इस बारे में सोचा भी नहीं और सीधे जवाब दिया, दोनों, क्योंकि आप अनन्या और आरव की मां हैं, इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन अगर आप इशिता मल्होत्रा नहीं होती तो शायद मैं इतनी जल्दी शादी का प्रस्ताव नहीं रखता। शादी करके शायद मैं जिम्मेदार होने के दूसरे तरीके सोचूंगा। इशिता मल्होत्रा की आंखें एकदम से चमक उठीं। इस पल का बदलाव रात के आसमान में अचानक हजारों पटाखों के खिलने जैसा था। तो आप, इसलिए भी कि आप मुझे पसंद करते हैं? राघव मल्होत्रा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया, बिल्कुल। अगर तुम मुझे पसंद नहीं हो तो मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? हमारे लिए बच्चे पैदा करना सही है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो इस माहौल में बड़ा होने वाला बच्चा एक सिंगल पेरेंट जितना अच्छा नहीं होगा। अध्याय 85 महिला विश्वविद्यालय 3 स्वर्ण ईंट पकड़े हुए। अध्याय 85 इशिता मल्होत्रा बेहद खुश थी, यहाँ तक कि अपनी करोड़ों की बोली से भी ज्यादा खुश। पहले केवल पैसा कमाने से ही उसे खुशी मिलती थी, लेकिन अब उसे पता चला कि राघव मल्होत्रा ने जो खुशी उसे दी उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। वह कुछ देर तक इसे सहन करती रही, लेकिन फिर भी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। उसकी भौहें और आंखें आकाश में छोटे छोटे अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ी हुई थीं, जो बुद्धिमान और चमकदार थीं। खैर, इस प्रश्न के आपके उत्कृष्ट उत्तर के लिए मैंने आपको वह रहस्य बताने का निर्णय लिया जो मैंने अभी आपको नहीं बताया था। और इस तरह का सरप्राइज? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। टीवी पर पुरुष और महिला नायक एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
फेरिस व्हील पर दृश्य और वातावरण बिल्कुल सही था और यह चुंबन के लिए उपयुक्त समय था। लिविंग रूम में राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में भाव पहले से बिल्कुल अलग थे। खुलेपन की यही खूबसूरती है। दरअसल उस समय मेरा आपसे इतने लंबे समय तक अलग रहने का इरादा नहीं था, लेकिन उस दिन मैं जल्दी उठ गया और गलती से उन दस्तावेजों को देख लिया जो आपने बेडसाइड टेबल पर रखे थे। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जब मुझे पता चला कि तुम अभी भी कॉलेज के छात्र हो तो मैं कितना पागल हो गया था। मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूँ और मैं पहले से ही काम कर रही हूँ, लेकिन तुम अभी भी एक छात्र हो, जो कि बहुत। संक्षेप में, मैंने उस समय तुम्हारे साथ प्यार में पड़ने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया। राघव मल्होत्रा को उम्मीद नहीं थी कि छात्र आईडी में गलती थी। उस समय होटल में कमरा खाली करने के लिए जाते समय स्टूडेंट कार्ड पर छूट मिल सकती थी, इसलिए वह इसे हमेशा अपने साथ रखता था। लेकिन उस समय उनकी उम्र 20 वर्ष थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं उस समय 21 साल का था, है ना? माँ, मैं वयस्क हूँ। स्कूल का क्या हुआ? अगर आप मुझसे 3 साल बड़ी हैं तो क्या होगा? आप प्यार में क्यों नहीं पड़ सकती? क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना है? राघव मल्होत्रा असहाय होकर मुस्कुराया। इशिता मल्होत्रा ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम लड़की नहीं हो, तुम नहीं समझती, भाई बहन में प्यार होता है और तुम अभी भी स्टूडेंट हो। अगर इस तरह की बातें फैलती हैं तो स्कूल में तुम्हारा अच्छा असर नहीं होगा। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। मूर्ख लड़की, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, मुझे उन बातों से कोई मतलब नहीं, पर ये सब बीती बातें हैं, उलझने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अब हम साथ हैं। इशिता मल्होत्रा ने जोर से सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में तुम और मैं थे। 10:30 बजे थे जब सू के पिता और सू की माँ वापस आए। दोनों के हाथ भरे हुए थे। जब वे आंगन में चले गए तो सू की माँ ने जानबूझकर अपनी हरकतें ढीली कर दी और दबे पांव दरवाजे की ओर चली गईं। पापा सू भी पीछे पीछे आ गए। पहले तो वे दरवाजा खोलने के लिए इसे बाहर निकालने वाले थे, लेकिन माँ सू ने तुरंत उनके हाथ के पीछे थपथपाया और कहा, 1 मिनट रुको। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह दरवाजे पर लेट गई और अपना कान सुरक्षा दरवाजे पर लगा दिया, जो हॉल में आवाज सुन रहा था। लिविंग रूम में अभी भी एक छोटी सी लाइट जल रही थी और ऊपर मास्टर बेडरूम की लाइट भी जल रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसका बेटा और बहू ऊपर चले गए हैं या नहीं। अगर वे अभी भी लिविंग रूम में होते तो वे इस तरह से अंदर जाते और उन्हें परेशान करते। अरे नहीं। बहुत देर तक सुनने के बाद भी माँ सू को कुछ सुनाई नहीं दिया और फिर उन्होंने डैड सू को दरवाजा खोलने का इशारा किया और दरवाजा खोलकर उनसे कहा, आप धीरे से चलें। पिताजी सू ने सिर हिलाया, चाबी धीरे से अंदर डाली और उसे धीरे से घुमाया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई आवाज न हो। दोनों ने घर में हल्के से प्रवेश किया और अपने बेटे के घर में वापस चले गए जैसे कि वे चोर हों। मासू ने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर ध्यान से अंदर देखा और पाया कि लिविंग रूम में टीवी बंद था, केवल एक छोटी सी रोशनी छोड़ दी गई थी और उसे अपना बेटा दिखाई नहीं दिया। अपनी बहू के साथ उसने अपनी छाती को हल्के से थपथपाया और राहत की सांस ली। वे ऊपर चले गए हैं। चलो सामान रखकर कमरे में वापस चलते हैं। हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, मासू धीमी आवाज में बोलती रहीं। पिताजी सू थोड़े असहाय थे, लेकिन ये सोचकर कि अब उनके बेटे और बहू में मधुरता आ गई होगी, वे धीमी आवाज में मासू के पीछे पीछे चले गए। दोनों ने नाश्ता मेज पर रखा, बंधे हुए चिकन को बाथरूम में रखा, दरवाजा बंद किया, फिर बर्तन रसोई में ले गए और उन्हें एक एक करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया। इस समय डैड सू, एक बड़े आदमी, अपरिहार्य है। जब उसने टोफू बॉक्स रखा तो वह गलती से अंडे के बगल में ग्रिड से टकरा गया और एक कर्कश आवाज हुई। दोनों चौंक गए। आधे मिनट तक हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने ऊपर की हलचल को ध्यान से सुना और सुनिश्चित किया कि ऊपर से कोई प्रतिक्रिया न हो, और कविता मल्होत्रा ने सू के पिता को घूरते हुए मुंह बनाकर कहा, सावधान। डैड सू ने सिर हिलाया, अपना हाथ उठाया और माथे से ठंडा पसीना पोंछा। सब कुछ हो जाने के बाद दोनों दबे पांव नीचे के शयन कक्ष में चले गए। दरवाजे के अंदर आने के बाद ही कविता मल्होत्रा को बोलने की हिम्मत हुई। वह खुशी से बिस्तर पर बैठ गई। पिताजी सू को खींचकर बोली, बूढ़े सू, मैंने अभी देखा कि बोतल खोलने वाला उपकरण निकाल लिया गया है। मेरे बेटे और बहू को घर पर पीना चाहिए। अरे हम दोनों, यह अनुमान है कि हम जल्द ही इसे फिर से कर पाएंगे। पोते या पोती को गोद में लेकर मैं बस इसके बारे में सोचकर खुश हूँ। हाँ। पिताजी सू ने कुछ नहीं कहा। अपने पोते पोतियों को अपने दिल में रखने के बारे में सोचते हुए वह कुछ बार हंसने से खुद को रोक नहीं सके। जब अनन्या आरव बड़े हुए तो वे आसपास नहीं थे। इस बार बेटा बहू का दूसरा बच्चा होगा तो वे उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। घर में बच्चा हुए बहुत समय हो गया है। इस बार मैं अपने बेटे के घर अनन्या और आरव को देखने आई थी, और सू के पिता और सू की माँ कितने खुश थे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं।
मासू बिस्तर पर लेट गई, छत की ओर देखते हुए बोली, बूढ़ी सू, मुझे लगता है कि इन दिनों जो कुछ भी हुआ है वह एक सपने की तरह सुंदर है। हमारा बेटा बहुत होनहार है, उसके पास न केवल एक अच्छी नौकरी है बल्कि उसने खुद को स्थापित भी किया है। मेरा छोटा सा परिवार, हाँ हाँ हाँ, इन दिनों मैंने जो सपने देखे हैं वे सभी सुंदर हैं। कौन नहीं है? मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं पहले सोचता था कि मेरा बेटा अभी सिर्फ 20 साल का है और परिवार शुरू करने का मामला इतना ज़रूरी नहीं है। मैं काम करने वाली इकाई में उन लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि वे चिंतित हैं और पूरे दिन पोते को गोद में रखना चाहते हैं। लेकिन अब जब मेरा अपना पोता है तो मुझे पता है कि यह जीवन कितना खुशहाल है। हम इन दिनों बच्चों की अधिक तस्वीरें लेते हैं ताकि जब हम वापस जाएं तो हम अपने पोते पोतियों को भी दोस्तों की मंडली में पोस्ट कर सकें, और जब हम घर पर हों तो हम तस्वीरें लेकर देख सकें कि क्या हम 2 बच्चों के बारे में सोचते हैं। पिताजी सू ने सोचा कि यह एक अच्छा प्रस्ताव है और सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं कल से शूटिंग शुरू करूंगा और मैं बच्चों के लिए और अधिक शूटिंग करूंगा। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा रेड वाइन लेकर ऊपर गए, पहले सामान रखा और फिर अपनी बेटी और बेटे को देखने गए। वे आमतौर पर उनके साथ सोने जाते हैं, लेकिन आज वे आज्ञाकारी रूप से स्नान करने के बाद अपने कमरे में वापस चले गए और वे शोर मचाने के लिए बाहर नहीं आए। लेकिन माता पिता के रूप में राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा अभी भी थोड़ा चिंतित थे। उन्होंने दोनों नन्हे बच्चों को हल्के से देखा और पाया कि वे दोनों पहले से ही सो चुके थे। कमरे में लाइटें बंद थीं और कमरे में बेडसाइड लैंप जला हुआ था। कोमल नन्हा चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। आरव का कमरा अंधेरे में था और अंधेरे में छोटे बच्चे की सांसों की आवाज़ आ रही थी और उसे यकीन था कि वह सो गया है। दोनों बच्चों को रजाई ठीक करने में मदद करने के बाद राघव मल्होत्रा इशिता मल्होत्रा को वापस मास्टर बेडरूम में ले गए। अध्याय 86। मैं इस रात के बारे में 4 साल से सोच रहा हूँ। अध्याय 86। मैं इस रात के बारे में 4 साल से सोच रहा हूँ। शयन कक्ष में वापस आने के बाद दोनों ने स्नान किया और स्वच्छ तथा आरामदायक पायजामा पहन लिया तथा उसके बाद छोटी सी बालकनी में बैठकर शराब पीने लगे। इस समय जून का महीना चल रहा है और जोंघाई में गर्मी की रात दिन की गर्मी से फीकी पड़ चुकी है और शाम की हवा ठंडक का एहसास लेकर आई है। इशिता मल्होत्रा नंगे पांव स्टॉल पर बैठी थीं, बगल में लटकी कुर्सी पर टिकी हुई थीं। उनके पतले और गोरे पैर बाहर की ओर खुले हुए थे, जैसे कि महीन सूट जैद। राघव मल्होत्रा उसके बगल में छोटे से फुटॉन पर बैठ गए और दोनों एक साथ रात के आकाश में तारों को देखने लगे। आज तारे बहुत चमक रहे हैं, कल मौसम अच्छा रहेगा। इशिता मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे नहीं पता कि यह मौसम अच्छा है या इस समय उसका मूड अच्छा है। चिंता मत करो, कल का दिन निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि कल हमारे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा। इशिता मल्होत्रा थोड़ा नशे में थी और उसके गालों पर 2 लाल चमक तैर रही थी, जो गाल की हड्डी से नाक के पुल तक फैलकर एक छोटा सा टुकड़ा बना रही थी, जिससे उसके सुंदर चेहरे की विशेषताएं थोड़ी अधिक आकर्षक और सुंदर लग रही थीं। कौन सा दिन बड़ा है? बेशक ये एक बड़ा दिन है जब हमारा परिवार एक घरेलू पंजीकरण पुस्तक में स्थानांतरित होने जा रहा है। और कल रात मैं अपने पति और सास से मिलने जा रही हूँ और उन्हें जीतने की कोशिश करूंगी। हा। इशिता मल्होत्रा हंस पड़ी, उसके दांत चमक रहे थे। तुमने कहा था अनन्या और आरव का क्या नाम है? मैंने उन्हें उस समय उपनाम दिए थे, अनन्या है आरव, और मैंने घर के पंजीकरण के लिए पंजीकरण करते समय सीधे सु अनन्या और सु आरव का इस्तेमाल किया, लेकिन यह वास्तव में मैं उन्हें उपनाम दे रहा था, बच्चों के बड़े नाम। आप पिता आकर इसे प्राप्त करें। मुझे लगता है कि अनन्या और आरव बहुत अच्छे हैं, राघव मल्होत्रा ने कहा। इशिता मल्होत्रा ने मुंह बनाया और सिर हिलाया। ये ठीक नहीं है। उपनाम तो उपनाम ही है। तुम्हें अभी भी एक बड़ा नाम चाहिए। पिताजी ने उन्हें एक बड़ा नाम दिया है और भविष्य में जब वे स्कूल जाएंगे तो उन्हें अच्छा व्यवहार करना होगा। राघव मल्होत्रा ने कभी नहीं सोचा था कि जब उनका बच्चा होगा तो उनका नाम क्या होगा, लेकिन अब जब इशिता मल्होत्रा ने इसका जिक्र किया है तो वह इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्या बच्चे का नाम रखना बड़ी बात है, या मैं शब्दकोश में जाकर देखूंगा? राघव मल्होत्रा ने कहा। यह बहुत तकलीफदेह है, बच्चे ऐसे अच्छे नाम नहीं चाहते, लेकिन पिताजी उनके लिए नाम रख देते हैं। अनन्या और आरव उनके 2 कॉमन बच्चे हैं। इशिता मल्होत्रा बच्चों के नामकरण के लिए जिम्मेदार हैं और राघव मल्होत्रा बच्चों के नामकरण के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि भविष्य में जब बच्चे अपना नाम सुनेंगे तो उन्हें खुशी महसूस होगी, क्योंकि बड़े नाम और छोटे नाम में उनके लिए उनके माता पिता का प्यार है। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे किया और गंभीरता से सोचा, उनकी बेटी का नाम अच्छा होना चाहिए। उनका परिवार प्यारा, जीवंत और दयालु है, बिल्कुल एक नन्ही परी की तरह। आरव की उम्र 3 साल ही है, लेकिन वह थोड़ा वयस्क लगता है। बड़े भाई के रूप में वह अक्सर अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता है और उसका व्यक्तित्व बच्चों के लिए थोड़ा अजीब है। वह अक्सर गंभीर तरीके से व्यंग्यात्मक बातें करता है।
टिल्डर तो फिर दोनों बच्चों के लिए सबसे अच्छा नाम क्या होगा? मैंने सोचा था, राघव मल्होत्रा ने अचानक उत्साहित होकर कहा। इशिता मल्होत्रा ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। हो, मैं अनन्या का नाम सोच रहा हूँ। टिल्डर राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। अनन्या का नाम अनाया मल्होत्रा है। टिल्डर राघव मल्होत्रा इशिता मल्होत्रा से प्यार करता है। टिल्डर इसलिए जब भी अनन्या उसका नाम सुनती है तो वह सोचती है कि उसके पिता उसकी मां को पसंद करते हैं। वह हमारे प्यार का क्रिस्टलीकरण है। टिल्डर अनाया मल्होत्रा मकसूए। कितना अच्छा नाम है। टिल्डर यह न केवल अच्छा लगता है बल्कि इसका अर्थ भी अच्छा है। टिल्डर इशिता मल्होत्रा ने शर्माते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो यह अनाया मल्होत्रा है। टिल्डर मुझे विश्वास है कि अनन्या को भी यह नाम पसंद आएगा। टिल्डर जब वह कल उठेगी तो मैं उसे बताऊंगी कि अब से उसका नाम अनाया मल्होत्रा होगा। टिल्डर आरव के बारे में क्या? आरव एक लड़का है, मैं इसका नाम अनन्या जैसा नहीं रख सकती। मुझे लगता है कि ले शब्द बहुत बढ़िया है। आप हर एक को क्यों नहीं रखते और इसे कहते हैं आरव मल्होत्रा, साहसी, सुरक्षित और खुश। टिल्डर इसके अलावा पारिवारिक खुशी का अर्थ भी अच्छा है। टिल्डर बिंगक्सू, आपको क्या लगता है ये नाम क्या है? ठीक है, इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। अच्छा टिल्डर, ठीक है, चलो इन दोनों के नाम तय करते हैं। कल जब अनन्या आरव जागेंगे तो उनसे इस बारे में बात करेंगे। आखिर दोनों नन्हे बच्चे अब 3 साल के हो गए हैं। अगर आपके पास उनके नामों के बारे में कोई विचार है तो हम माता पिता के रूप में आपके बच्चे की राय भी सुनेंगे। इशिता मल्होत्रा ने अपनी ठोड़ी को हाथों पर रखा और राघव मल्होत्रा की बातों को बहुत गंभीरता से सुना। वह थोड़ी नशे में होने के कारण हमेशा की तुलना में बहुत प्यारी लग रही थी और वह एक छोटी सी फैन गर्ल की तरह लग रही थी। राघव मल्होत्रा उसे ऐसे देख रहा था और उसका दिल धीरे धीरे बेचैन हो रहा था। मूल रूप से उसने कहा था कि वह सितारों और चंद्रमा को देखना चाहता है, लेकिन अब उसे लगता है कि उसके आसपास के दृश्य आकाश के दृश्यों से कहीं बेहतर हैं। अच्छे दिन का सुंदर दृश्य, वसंत की रात का क्षण, इसे निराश नहीं किया जा सकता। टिल्डर राघव मल्होत्रा ने आलसी सोफे पर झुककर पूछा, बिंगक्सू, क्या तुमने नशे में हो? इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इतनी कम रेड वाइन से आप कैसे नशे में आ सकते हैं? टिल्डर बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, थोड़ा नशा है, ये बढ़िया है। टिल्डर राघव मल्होत्रा ने रेड वाइन की बोतल को देखा। अभी अभी खुली हुई रेड वाइन अब नीचे तक पहुंच चुकी है। क्या यह अभी भी थोड़ी रेड वाइन है? ऐसा लगता है कि बच्चे की मां का शराब का सेवन बुरा नहीं है। टिल्डर, तो क्या हमें घर जाकर आराम करना चाहिए? कल काम का दिन है, हमें सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना है। टिल्डर राघव मल्होत्रा ने याद दिलाया। उन्हें इस तरह की बातें क्यों याद दिलाई जानी चाहिए? इशिता मल्होत्रा एक वर्कहॉलिक हैं, लेकिन अब टिल्डर उसे कंपनी की तुलना में घर पर अधिक सहजता महसूस होती है। खासकर जब वह राघव मल्होत्रा के साथ होती है तो उसे काम की तुलना में अधिक खुशी मिलती है। टिल्डर, मैं नहीं चाहती। टिल्डर, उसने अपने सिर को विनम्रता से हिलाया। मैं सितारों को देखना जारी रखना चाहती हूँ। टिल्डर, देखो, वहाँ अल्टेयर है, वहाँ वेगा है, वे कितने दयनीय हैं। बीच में एक आकाशगंगा है, वे हमारे जैसे नहीं हो सकते। वही इस तरह एक साथ बैठो। टिल्डर, हालांकि चीनी वैलेंटाइन डे जल्द ही आ रहा है और वे उस समय मिल सकेंगे। टिल्डर राघव मल्होत्रा ने उसे मूर्खतापूर्ण नजरों से देखा और अंदाजा लगाया कि उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। इशिता मल्होत्रा ने हिलने से इनकार कर दिया और जमीन पर लेट गई और कहा, मैं अभी सोना नहीं चाहती। टिल्डर, अच्छा टिल्डर, सोने का समय हो गया है। टिल्डर राघव मल्होत्रा ने उसे समझाया। इतने कोमल स्वर में इशिता मल्होत्रा ने खुशी से अपना सिर उठाया और उसकी तरफ मुस्कुराई। अगले ही पल उसने अचानक अपने हाथ खोले और कहा, तो मुझे वापस ले चलो, मेरे पैर कमजोर हैं और मैं चल नहीं सकती। टिल्डर, किसने सोचा होगा कि जब राष्ट्रपति यान एक बिगवेल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे थे तो वह इतने प्यारे बिल्ली के बच्चे की तरह दिखेंगे। टिल्डर राघव मल्होत्रा असहाय भाव से मुस्कुराए, नीचे बैठ गए और एक राजकुमारी ने उन्हें सहजता से गले लगा लिया। इशिता मल्होत्रा का शरीर अचानक खाली हो गया और वह इतनी डर गई कि उसने तुरंत उसके गले को जकड़ लिया। राघव मल्होत्रा उसे उठाकर वापस बेडरूम में ले गए और दोनों साथ साथ बड़े गोल बिस्तर की ओर चल पड़े। गर्मियों की रात में कमरा लहरों से भरा होता है। टिल्डर, इशिता मल्होत्रा 4 साल से इस रात के बारे में सोच रही थी। टिल्डर, यह अंततः आ रहा है। टिल्डर, अगली सुबह इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा दोनों देर से उठे और 8 बजे नाश्ते के लिए नीचे चले गए। इशिता मल्होत्रा का चेहरा लाल था, कल रात वह अच्छी तरह सोई थी और राघव मल्होत्रा भी ऊर्जा से भरपूर था। भोजन कक्ष में अनन्या और माँ बाप सू पहले से ही मेज पर बैठे थे और रसोई से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी। राघव मल्होत्रा ने सांस ली और कहा, माँ, क्या आपने सूप बनाया है? बहुत स्वादिष्ट है। अध्याय 87 आरव असहज है। अध्याय 87 आरव की तबीयत ठीक नहीं है। सू की माँ रसोई से सूखा हुआ चिकन सूप का एक कटोरा लेकर आई थी और जब उसने अपने बेटे की बातें सुनी तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सकी।
तुम्हारी नाक बहुत शानदार है। राघव मल्होत्रा ने झुककर देखा कि एक कटोरी चिकन सूप है जिसे काफी देर तक उबाला गया था, जिसकी ऊपरी परत को हटाया गया था, एक कटोरी साफ सूप जिसमें तेज खुशबू थी, और एक बड़ी छिली हुई चिकन जांघ जिसमें 5 लाल खजूर थे। साथ ही 1 दर्जन से अधिक लाइशियम बेरीज भी तैर रही थीं। राघव मल्होत्रा ने हल्की भौहें सिकुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने सुबह सुबह चिकन सूप क्यों बनाया? लेकिन ये सूप वाकई बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने बहुत दिनों से अपनी माँ का स्टू चिकन सूप नहीं खाया था। जब मैंने ये सूप देखा तो पाया कि इसे कुछ घंटों तक पकाया गया था। ये बहुत सुगंधित है। आज मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वह बैठकर सूप परोसने ही वाले थे, तभी मासू आई और उनके हाथ के पिछले हिस्से पर हल्के से थपथपा दिया। बदबूदार लड़का, ये कटोरा तुम्हारे लिए नहीं है, ये बर्फ और हिम के लिए है। रास्ते से हट जाओ, ये बर्फ और हिम का स्थान है। राघव मल्होत्रा स्तब्ध होकर असहाय होकर खड़े हो गए। इशिता मल्होत्रा को खींचकर बैठाते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ऐसा लगता है कि मैं इस परिवार में पूरी तरह से बेकार हो गया हूँ। पहला चिकन पैर पहले मेरा रहा होगा, लेकिन अब मेरे पास नहीं है। तस्क मुझे नहीं पता था और मैंने सोचा था कि आप मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी सास हैं। राघव मल्होत्रा ने ऐसा कहा, लेकिन उनकी आंखें खुशी भरी मुस्कान से भरी थीं। हर कोई कहता है कि उन्हें डर है कि उनकी माँ और पत्नी के बीच अच्छी नहीं बनेगी, और सास और बहू के बीच का रिश्ता भी एक पुरानी समस्या है, लेकिन उनके परिवार में यह समस्या नहीं है, और उनकी माँ इशिता मल्होत्रा के लिए बहुत अच्छी है। धन्यवाद माँ। इशिता मल्होत्रा ने अपने होंठ दबाए और मुस्कुराए। कविता मल्होत्रा ने अपनी बहू की तरफ बहुत खुश होकर देखा। किस बात का शुक्रिया? मूर्ख बच्ची। अभी सूप थोड़ा गर्म है, धीरे धीरे पी ले। राघव मल्होत्रा ने मुंह बनाते हुए पूछा, माँ, मेरा क्या होगा? मासू ने अपने बेटे की ओर देखा, उसे अनदेखा किया और मुस्कुराते हुए रसोई में चली गईं। ये देखकर इशिता मल्होत्रा अपना सिर नीचे करके हंसने से खुद को रोक नहीं पाईं। अपनी पत्नी को वहां बैठे खिलखिलाते देख राघव मल्होत्रा को मन ही मन खुशी महसूस हुई। यह पारिवारिक वातावरण बहुत सामंजस्यपूर्ण है। कविता मल्होत्रा रसोई में गईं और चिकन सूप का कटोरा लेकर आईं। उन्होंने सतह पर मौजूद तेल भी सुखाया और अंदर चिकन का अगला पैर था। चिकन सूप की दूसरी रात कविता मल्होत्रा ने अनन्या के सामने रख दी। छोटे लड़के ने अपना सिर उठाया और प्यार से मुस्कुराया, धन्यवाद दादी। ये बहुत सुगंधित है। बड़े चिकन पैर। अनन्या को चिकन पैर सबसे ज्यादा पसंद हैं। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। छोटी लड़की ने साहपूर्वक के वाक्य चिल्लाया। उसका प्यारा सा चेहरा मासूमियत से भरा था। वह देख सकती थी कि कविता मल्होत्रा बहुत खुश थी। वह सुबह उठी और 4 घंटे से अधिक समय तक चिकन सूप उबाला। अब उसे लगता है कि यह सब इसके लायक है। खैर, घर पर चिकन सूप का दूसरा कटोरा उसकी बारी नहीं हो सकता। वहां मत बैठो, कविता मल्होत्रा ने धीरे से चिल्लाते हुए कहा जब उसने राघव मल्होत्रा को बैठे देखा। राघव मल्होत्रा ने खुद की ओर इशारा किया, फिर अपने सामने खाली डाइनिंग टेबल की ओर देखा। माँ, अगर मुझे चिकन सूप के पहले कुछ कटोरे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, क्या मुझे आज नाश्ते में अपना हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए? हाँ, तुम्हारे बिना। कविता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिता मल्होत्रा ने जब ये सुना तो उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और जब कविता मल्होत्रा किचन में आई तो उसने टेबल के नीचे राघव मल्होत्रा के पैर धीरे से छुए और धीमी आवाज में कहा, मैं इतना बड़ा कटोरा नहीं पी सकती, तुम जाकर छोटा कटोरा ले आओ। चलो, मैं तुम्हें थोड़ा देती हूँ। राघव मल्होत्रा अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ लिया और उसे धीरे से दबाया। मूर्ख, मेरी माँ मजाक कर रही है। मैं अपना हिस्सा कैसे नहीं ले सकता? ऐसा लगता है कि माँ ने ये चिकन सूप खास तौर पर आपके लिए बनाया है, और इसमें लाल खजूर और वुल्फबेरी है। ये स्पष्ट रूप से आपके शरीर को पोषण देने के लिए है। इशिता मल्होत्रा ने अपने सामने रखे चिकन सूप को देखा और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। जब भी वह शर्माती थी तो सबसे पहले उसके कान लाल हो जाते थे। बहुत प्यारा लग रहा है, उस कुछ हद तक ठंडे चेहरे के साथ विरोधाभास प्यारा और सहज है। राघव मल्होत्रा ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा। अगर यह बात न होती कि उसकी बेटी दूसरी तरफ है और उसके माता पिता रसोई में हैं, तो वह सच में आकर फैंगसे को चूमना चाहता था। कविता मल्होत्रा रसोई से बाहर आई, दलिया का पुलाव और साइड डिश लेकर आए। राघव मल्होत्रा की तरफ देखा और बोली, तुम अभी तक क्यों बैठे हो? जाओ और आरव को उठाओ, चिकन सूप रखा है, 2 बजे के बाद फिर से परोसना, थोड़ी देर इंतजार मत करना, ठंडा है। राघव मल्होत्रा ने उठते हुए पूछा। आरव अभी तक नहीं उठा। उसने सोचा कि उसका बेटा सुबह जल्दी उठ गया होगा और नाश्ता करके खेलने चला गया होगा। अनन्या को देर से सोना पसंद है और आरव हर दिन बहुत जल्दी उठ जाता है। आज तुमने अपना रुख क्यों बदल लिया? इशिता मल्होत्रा को भी इसका एहसास हुआ। उन्होंने ऊपर देखा और संदेह से बोली, अजीब है, आरव आज उठा क्यों नहीं? अनुमान है कि अभी उसके विचार राघव मल्होत्रा जैसे ही हैं।
राघव मल्होत्रा ने उसके कंधे को हल्के से थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। लगता है छोटा लड़का कल थका हुआ था और आज बहुत देर तक सोया रहा। मैं उसे जगह देता हूँ, तुम पहले सूप पी लो। टिल्ड बोलने के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और फिर से उसके कान में झुककर कहा, अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए अधिक चिकन सूप पियो। मैं कल रात बहुत थक गया था। टिल्ड सू के पिता और सू की माँ सभी मेज पर थे। इशिता मल्होत्रा ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, बस शर्माते चेहरे और खूबसूरत आंखों से उन्हें देखती रही। राघव मल्होत्रा अच्छे मूड में ऊपर चले गए। डोंग डोंग डोंग। टिल्ड उसने दरवाजा खटखटाया और जब कोई जवाब नहीं आया तो वह स्वयं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। खाट खाली थी, रजाई आंशिक रूप से उठी हुई थी तथा बिस्तर पर सिलवटों के साथ फैली हुई थी। छोटा लड़का तो उठ गया है, लेकिन वह खाना खाने के लिए नीचे क्यों नहीं गया? आरव, राघव मल्होत्रा चिल्लाया, लेकिन कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह ये सोचकर हैरान हो गया कि यह छोटा सा बच्चा सुबह सुबह कहाँ चला गया। माँ इतनी जल्दी उठकर सूप बनाने लगी, उसे नीचे जाना चाहिए था। उसने कहा कि आरव अभी भी सो रहा है, इसलिए बच्चे को नीचे नहीं आना चाहिए था। आरव, आरव, क्या तुम वहाँ हो? राघव मल्होत्रा कमरे में इधर उधर देखते हुए चिल्लाता रहा। उसने बच्चे को बेडरूम में नहीं देखा, इसलिए वह क्लॉक रूम में गया और वहाँ कोई नहीं था। वह स्कूल यूनिफॉर्म जो छोटा लड़का आज पहनने वाला था, वहाँ शेल्फ पर रखी थी। उसने अभी तक उसे नहीं बदला है और उसे पजामा पहनना चाहिए। तो फिर वह अभी भी कमरे में ही होगा। क्या ये बाथरूम है? राघव मल्होत्रा बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़े। बाथरूम के अंदर गीला और सूखा अलग करने वाला छोटा सा दरवाजा बंद था। डोंग डोंग डोंग। राघव मल्होत्रा ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, आरव, क्या तुम अंदर हो? अंदर कोई आवाज नहीं थी। राघव मल्होत्रा घबराए बिना नहीं रह सके और उनकी आवाज थोड़ी चिंतित हो गई। आरव, आरव, मैं दरवाजा खोलकर अंदर आता हूँ। उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और पाया कि बाथरूम का दरवाजा बंद था। राघव मल्होत्रा और भी चिंतित हो गया। आरव, आरव, तुम ठीक तो हो? अंदर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राघव मल्होत्रा को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह मौके पर ही दरवाजा पीटने वाला था, लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, अचानक पाले से ढके कांच के दरवाजे से एक हल्की सी आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मत मारो। बच्चे की आवाज सुनकर राघव मल्होत्रा ने अचानक राहत की सांस ली। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आईने में उसका चेहरा कितना बदसूरत लग रहा था। इससे पहले कि वह समझ पाता, उसका बेटा और बेटी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। ये सोचकर कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो सकता है, वह थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। इस समय आरव की आवाज सुनकर उसका दिल धीरे धीरे अपनी जगह पर आ गया। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर धीरे से पूछा, आरव, तुम ठीक तो हो? अध्याय 88 राघव मल्होत्रा और आरव के बीच का छोटा सा रहस्य। अध्याय 88 राघव मल्होत्रा और आरव के बीच का छोटा सा रहस्य। छोटे लड़के ने जवाब दिया। उसकी आवाज तो ठीक थी, लेकिन वह ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप शौचालय जा रहे हैं? राघव मल्होत्रा ने पूछना जारी रखा। दयालुता, तुम कब उठे? नीचे दादी ने खाना बना लिया है। ओह, अंदर बैठा आरव एक एक शब्द बड़बड़ा रहा है। वैसे तो उसे आमतौर पर राघव मल्होत्रा से बात करना पसंद नहीं है, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं। राघव मल्होत्रा ने अपना माथा सिकोड़ते हुए पूछा, आरव, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? छोटा लड़का चुप था। उन्होंने अभी जो कहा था वही दोहराया है, लेकिन उन्होंने इस वाक्य का उत्तर नहीं दिया। राघव मल्होत्रा ने मूलतः अपने मन में ही सहमति जता दी। आरव, क्या बात है? क्या हुआ? क्या तुम पापा से बात कर सकते हो? मैं ठीक हूँ, छोटे लड़के ने दबी हुई आवाज में कहा। राघव मल्होत्रा ने सोचा और कहा, आरव, क्या तुम्हें दस्त हो गए हैं? बच्चा आमतौर पर सुबह में शौचालय में इतना समय नहीं बिताता। नहीं, ये दस्त नहीं है। और क्या हो सकता है? राघव मल्होत्रा बच्चों की समस्याओं के बारे में सोचकर थोड़ा चिंतित थे। आरव, क्या तुम्हें सर्दी जुकाम है? क्या तुम कल माँ के बहुत करीब रहे? परसों रात इशिता मल्होत्रा को तेज बुखार के साथ सर्दी भी थी और राघव मल्होत्रा सोच रहे थे कि कहीं ये छोटा बच्चा संक्रमित तो नहीं हो गया और उसे सर्दी भी लग गई। कोई सर्दी जुकाम नहीं। जब राघव मल्होत्रा ने सवाल पूछा तो उसने जवाब तो दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ। आरव, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कहोगे तो पापा करेंगे। बच्चा कुछ नहीं कर सकता तो बड़े लोग करेंगे। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ, आरव ने अंदर से कहा। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, लेकिन पुरुष भी बीमार हो सकते हैं। बीमार होने पर पुरुषों को ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
अगर आप खुद नहीं कहेंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। दादाजी, दादी, माँ और बहन नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम बहुत देर से बाहर आओगे? हम तुम्हें बाद में किंडरगार्टन भेज देंगे। राघव मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि समय कम है, और अंदर बैठा आरव अचानक चुप हो गया। थोड़ी देर बाद राघव मल्होत्रा को अंदर से फ्लश की आवाज सुनाई दी। छोटा लड़का दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसने ढीला पाजामा पहना हुआ था जिससे उसका बायां कंधा दिख रहा था, और उसका चेहरा करेले जैसा छोटा था। ये स्पष्ट था कि कुछ हुआ था, लेकिन बच्चा ये कहने से हिचकिचा रहा था। ऐसा क्या है जो बच्चों के लिए बोलना कठिन बनाता है? ये दस्त नहीं है क्या? ये कब्ज हो सकता है। राघव मल्होत्रा का मानना है कि इसकी संभावना बहुत अधिक है। आरव बाथरूम से बाहर आया और खुद ही क्लोकर रूम में चला गया। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने और नीचे जाने के लिए तैयार था। जब उसने अपने कपड़े उतारे तो राघव मल्होत्रा ने देखा कि छोटे बच्चे का पेट बाहर निकला हुआ था, और यह स्पष्ट था कि उसके पेट में खाना जमा हो गया था। ऐसा लगता है कि उसका अनुमान सही था। जब वह कपड़े पहनकर बाहर आया तो राघव मल्होत्रा अचानक उसके पास आए और उसे रोककर बैठ गए तथा उस छोटे बच्चे की ओर देखने लगे। आरव उससे थोड़ा शर्मिंदा हुआ, अपना सिर घुमाया और कहा, खाना खाने के लिए नीचे जाओ। राघव मल्होत्रा ने तुरंत तो नहीं पूछा, लेकिन कहा, दादी ने आज सुबह चिकन सूप बनाया है। तुम्हें और तुम्हारी बहन को चिकन लेग्स खाने हैं। आरव, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? चिकन सूप बहुत सुगंधित है। सुगंधित मीट बंस और तले हुए आटे की छड़ें भी हैं। क्या आरव को मीट बंस सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? दादी द्वारा बनाए गए मीट बंस की त्वचा पतली होती है और भराव बड़ा होता है, और वे मांस से भरे होते हैं। एक निवाला खाओ, मुंह तेल से भरा है। क्या तुम खाना चाहते हो आरव? राघव मल्होत्रा ने बस इतना ही कहा था कि चिकना नाश्ता है, और जब आरव ने यह सुना तो उसका छोटा सा चेहरा अचानक से मुड़ गया। छोटे बच्चे खाते हैं, इसका स्पष्ट लक्षण भूख न लगना, दस्त या कब्ज होना है, तथा इस चिकने और अपचनीय प्रोटीन मांस के लिए तो यह और भी कम दिलचस्प है। जैसे ही आरव ने यह सुना, उसे अब और खाने की इच्छा नहीं हुई। उसका पेट सूज गया था, और पिछले 2 दिनों से वह अंदर नहीं जा पाया था, इसलिए वह अब कुछ भी खाना नहीं चाहता था। छोटे लड़के ने कहा, मैं नाश्ता नहीं करना चाहता, मुझे भूख नहीं है। राघव मल्होत्रा ने धीरे से उसके गोल पेट पर हाथ फेरा और धीरे से पूछा, आरव, क्या तुम फूले हुए हो? आरव ने फिर भी सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, मुझे पेट भरा हुआ लग रहा है और मैं खाना नहीं चाहता, है ना? दयालुता, कितने दिन हो गए? क्या पिछले 2 दिन से कुछ खा नहीं पा रहे हो? खैर, मेरा पेट भर गया है और मैं इसे नहीं खा सकता। छोटे लड़के ने मुंह बनाया, और शायद वह बहुत चिंतित महसूस कर रहा था, और उसकी छोटी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं। राघव मल्होत्रा हल्के से मुस्कुराए, आरव, तुम खाना इकट्ठा कर रहे हो? बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करना सामान्य बात है। मुझे भी पता है कि आरव कई दिनों से बदबूदार रहा होगा, है न? ये बोलते हुए छोटा लड़का तुरंत शर्मा गया, अपना सिर जोर से हिलाया और कहा, नहीं, आरव ने सिर्फ स्मेली को खींचा था। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, भौहें उठाईं और कहा, आरव, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। छोटे लड़के ने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपनी नाक को छुआ, और पाया कि कोई समस्या नहीं थी। राघव मल्होत्रा के चेहरे पर अदम्य मुस्कान देखकर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और गुस्से से कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे अब तुम पसंद नहीं हो। मैं मामा को खोजने के लिए नीचे जा रहा हूँ। छोटा लड़का जाने की जल्दी में था, और राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे को एक लंबे हाथ से पकड़ लिया और अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। आरव कभी भी राघव मल्होत्रा के इतने करीब नहीं रहा। इन दिनों राघव मल्होत्रा अक्सर अपनी बहन को गले लगाता है, लेकिन वह एक लड़का है और उसने राघव मल्होत्रा को गले लगाने की पहल नहीं की है। अभी ये सिर्फ वे दोनों हैं, और राघव मल्होत्रा अचानक उसे गले लगाता है। वह स्पष्ट रूप से थोड़ा घबराया हुआ था। छोटे बच्चे का शरीर सीधा है और उसकी आंखें थोड़ी उत्साहित और थोड़ी अभिभूत हैं। उसने हिलना बंद कर दिया। राघव मल्होत्रा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, डैड जानते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है। डैड तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी बदबू और पेट फूलने का क्या उपाय है। तुम डैड से वादा करो कि तुम डैड को सच बता दोगे। ये हम दोनों हैं। व्यक्तियों के बीच एक छोटा सा रहस्य, ठीक है? आरव थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन उसने कहा कि वह बदबूदार चीज को बाहर नहीं निकाल सकता। छोटा बच्चा अभी भी बोलने में असमर्थ महसूस कर रहा था। 3 साल के बच्चों में वास्तव में शर्म की अवधारणा पहले से ही होती है, और बदबू जैसी चीजों के बारे में बात करना असंभव है। ये तो छोड़ ही दीजिए कि वे बदबूदार व्यवहार भी नहीं कर सकते। अपने बेटे के हाव भाव को थोड़ा ढीला देखकर राघव मल्होत्रा ने पहल करते हुए हाथ बढ़ाया और हुक खींचने की कोशिश की। पापा, आप भी हुक खींचिए। ठीक है। आरव ने कुछ देर सोचा और हल्के से सिर हिला दिया। ठीक है, चलो हुक खींचते हैं। आरव ने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया,
उसका हाथ और राघव मल्होत्रा का हाथ एक साथ थे। ये बहुत छोटा और बहुत छोटा लग रहा था, जैसे एक बड़ी स्टीम्ड रोटी और एक छोटी पकौड़ी, लेकिन इस समय वे बहुत शानदार ढंग से जुड़े हुए थे। पिता पुत्र ने हुक खींचने का काम जारी रखा और राघव मल्होत्रा भी काफी भावुक हो गए। पहली बार जब मैंने अपने बेटे के साथ हुक खींचा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अच्छा लगेगा। जब नन्ही उंगलियां आपस में जुड़ी तो राघव मल्होत्रा को लगा कि उनके दिल भी जुड़ गए हैं। ठीक है आरव, अब जब हमने हुक खींच लिया है, आरव पापा से पूछ सकता है, क्या आप कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? अध्याय 89 आरव, पापा मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। अध्याय 9 आरव, पापा मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। आरव ने हल्के से सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोला, कई दिन हो गए, मुझे खाना नहीं खाना है। मेरा पेट भर गया है। 3 दिन से बदबू नहीं आई। मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। मैं लंबे समय तक शौचालय में बैठने के बाद इसे बाहर नहीं निकाल सकता। मेरा पेट भर गया है। दर्द। बात करते समय वह छोटा लड़का दुखी महसूस कर रहा था। हालांकि उसने कोई आंसू नहीं बहाए, लेकिन उसका रोता हुआ चेहरा वाकई प्यारा लग रहा था। राघव मल्होत्रा अपने बेटे को गले लगाने और उसकी पीठ थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाए। कोई बात नहीं आरव, पापा को तो पता ही है कि दिक्कत क्या है। आरव ने खाना जमा कर लिया है। बच्चों में खाना जमा करना आसान होता है, बस थोड़ी सी पेट और पाचन की गोली ले लो। जीशे। लेकिन आरव ने ज्यादा खाना नहीं खाया। मैंने अनन्या को ज्यादा खाया और अनन्या बीमार नहीं हुई। आरव ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। पापा ने तुम्हें इन दिनों अनन्या के साथ खाते हुए देखा। वैसे तो अनन्या को मांस बहुत पसंद है, लेकिन वह सब्जियां भी बहुत खाती है। आरव ज्यादा मांस नहीं खाता, लेकिन खाने में थोड़ा नखरेबाज है। हरी सब्जियां सिर्फ फूलगोभी खाना पसंद है, और मुझे गाजर और हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं है। लेकिन मैं चावल बहुत खाता हूँ, लेकिन ये पचने में आसान नहीं होते, इसलिए मैंने खाना जमा कर रखा है। राघव मल्होत्रा ने जो कहा उसमें कोई समस्या नहीं है। आरव जानता है कि उसकी समस्या उसके खाने पीने में नखरे करने की आदत के कारण है। उसकी माँ हमेशा कहती है कि वह खाने में नखरे नहीं कर सकता। उसे कुछ बोलते न देख राघव मल्होत्रा ने विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं आरव, पापा के पास जाकर पढ़ाई करो और सब्जियां और भी स्वादिष्ट बनाओ। कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो तुम्हें पसंद आएगा। चलो आज जमा हुए खाने की समस्या का समाधान करते हैं। लू, दादी ने दलिया बनाया है। अगर तुम चिकन सूप नहीं पीना चाहते हो तो जाकर दलिया खा लो। पापा बाहर जाकर तुम्हारे लिए पेट और पाचन की गोली खरीद कर लाएंगे। इसे खाने के बाद तुम ज्यादा आराम महसूस करोगे। आरव ने सिर हिलाया, अपना मुंह सिकोड़ा, और ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में भी उसने कुछ नहीं कहा। राघव मल्होत्रा और आरव साथ साथ नीचे गए और कविता मल्होत्रा ने उनसे संदेह भरे अंदाज में पूछा, तुम इतनी देर तक क्यों चले गए? मेरे छोटे आरव को कल रात ठीक से नींद नहीं आई और आज वह बहुत देर तक बिस्तर पर रहा। दादी ने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है और तुम्हारे लिए चिकन जांघें छोड़ दी हैं। मेरी बहन लगभग खत्म कर चुकी है। बेबी, आओ और खाओ। आरव ने राघव मल्होत्रा की ओर देखा, उसका चेहरा प्रतिरोध से भरा हुआ था। राघव मल्होत्रा ने झट से कहा, मम्मी, सुबह सुबह अपने बच्चे को पूरा चिकन सूप और ड्रमस्टिक मत दो। आरव को अनन्या जितना मीट खाना पसंद नहीं है और वह सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं खा पाएगा। तुम आरव को छोड़ दो, वह शाम को वापस आने पर इसे खा लेगा और सुबह थोड़ा दलिया खाकर उसे आराम मिलेगा। मासू ने कटोरे में बचे चिकन सूप को देखा और कहा, मैंने जानबूझकर तेल नहीं डाला है, ये चिकना नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा खा लेते हैं। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, दादी मुझे खाना चाहिए। राघव मल्होत्रा ने अपनी मां को आंख मारी, जो थोड़ी उलझन में थीं। इशिता मल्होत्रा ने सब कुछ उसकी आंखों में देखा, उठकर बोली, आरव दलिया खाओ, मम्मी तुम्हारे लिए एक कटोरा लाएंगी। जब आरव दलिया खाने बैठा तो कविता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा से फिर कहा, तो फिर मैं आपके लिए चिकन सूप लेकर आती हूँ। ज्यादा व्यस्त मत रहो माँ, मैं अभी नहीं खाऊंगा, बाद में बाहर जाकर खा लूंगा। राघव मल्होत्रा ने कोट पहने हुए कहा। नाश्ता करते समय आप क्या कर रहे हैं? कविता मल्होत्रा ने संदेह से पूछा। राघव मल्होत्रा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और बोले, राज। ये सुनकर आरव अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसके और उसके पिता के बीच का छोटा सा रहस्य। ये कुछ ऐसा है जो मामा और उनकी बहन और दादा दादी को नहीं पता, केवल उन्हें और बाबा को ही पता है। इशिता मल्होत्रा ने अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखी और थोड़ी राहत महसूस की। हालांकि मुझे नहीं पता कि जब मैं अभी ऊपर थी तो क्या हुआ था, लेकिन मेरे बेटे और राघव मल्होत्रा के बीच का माहौल स्पष्ट रूप से अलग था। यह अच्छी बात है। राघव मल्होत्रा के साथ दोबारा जुड़ने के बाद अनन्या को राघव मल्होत्रा बहुत पसंद आए। जिंदा दिल और सक्रिय, लेकिन क्योंकि आरव एक लड़का है और वह अपनी बहन से ज्यादा समझदार है, वह राघव मल्होत्रा से थोड़ा कटा कटा सा रहता है।
लेकिन कल रात के बाद आरव आखिरकार राघव मल्होत्रा के पिता को फोन करने को तैयार हो गया है। उन दोनों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आरव को राघव मल्होत्रा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए था। बस यही सोचकर इशिता मल्होत्रा को खुशी हुई और स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि राघव मल्होत्रा ने उनसे और उनके बेटे से एक छोटा सा रहस्य छुपाया था। जब राघव मल्होत्रा दवाई खरीद कर वापस आया तो आरव ने पहले ही एक छोटी कटोरी दलिया पी लिया था और वह उसे खा नहीं पाया। तभी उसने देखा कि राघव मल्होत्रा वापस आ रहा है। बाबा, चलो कमरे में वापस चलते हैं, आपने मुझे कल का होमवर्क दिखाने का वादा किया था। अनन्या, जो अभी भी नाश्ता कर रही थी, ने उस खिसियानी को संदेह से देखा जो बाबा की ओर दौड़ी चली आ रही थी। उसे हमेशा लगता था कि ये दृश्य थोड़ा जाना पहचाना है। क्या ये वही हरकत नहीं है जो वह अक्सर बाबा के साथ करता है? ये सब अचानक क्यों हो रहा है? ये वाक्य दरअसल ऊपर राघव मल्होत्रा और आरव ने तय किया था। बड़ों से छिपाना निश्चित रूप से असंभव है, लेकिन जियो आरव से छिपाना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पिताजी पहले आपके होमवर्क के लिए आपके साथ चलेंगे और फिर बाद में खाना खाने के लिए नीचे आएंगे। राघव मल्होत्रा अपने बेटे का हाथ पकड़कर ऊपर चले गए और जैसे ही आरव कमरे में दाखिल हुआ उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। राघव मल्होत्रा ने बच्चों के पेट और पाचन की गोलियां निकालकर उन्हें 2 गोलियां दे दी। आरव ने उसके पेट को छूते हुए पूछा, पापा, अगर मैं इसे खा लूं तो बदबू भी दूर हो जाएगी और मेरा पेट भी नहीं दुखेगा? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, इसे खाने से पाचन ठीक हो सकता है पर तुरंत ठीक नहीं होगा। आरव यह अभी भी बेकार है। छोटे लड़के ने अपने कंधे झुका लिए और अपना मुंह फुला लिया। राघव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, आरव, हालांकि इसे खाने से तुरंत लाभ नहीं होगा, लेकिन पापा के पास तुरंत लाभ करने का उपाय है। किस तरफ? आरव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम बिस्तर पर जाकर लेट जाओ और पिताजी तुम्हारे लिए जादू कर देंगे। तुम जल्दी से एक बदबूदार जादू कर सकते हो। बच्चों को जादू देखना पसंद होता है और यह जादू उसे जल्दी ही बदबूदार बना सकता है। बेशक आरव खुश है। शियाओशी टैबलेट खाने के बाद वह बिस्तर पर भाग गया और लेट गया और वहां राघव मल्होत्रा को आज्ञाकारी रूप से देखने लगा। राघव मल्होत्रा बिस्तर के किनारे चले गए और अपनी हथेलियां आपस में रगड़ने लगे। जब पूरी हथेलियां गर्म हो गईं, तो उन्होंने आरव की शर्ट ऊपर खींची और अपनी गर्म हथेलियां उसके पेट पर रख दी और उन्हें नियमित रूप से रगड़ने लगे। आरव ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। पापा, आप क्या कर रहे हैं? ये वो जादू है जो पापा ने अभी डॉक्टर से सीखा है। इस जादू के इस्तेमाल के बाद आरव के पेट को आराम मिलेगा। हालांकि आरव सिर्फ 3 साल का है, लेकिन उसे पता है कि यह कोई जादू नहीं है। पापा उसके पेट की मालिश कर रहे हैं। माँ उन्हें वहां ले गई और जब मैं मसाज के लिए ब्यूटी सैलून गई तो भी यही स्थिति थी, लेकिन वह पीठ की मसाज थी जो बहुत आरामदायक थी। लेकिन मामा ने कहा कि हर बार यह बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपकी मालिश करेंगे उनके हाथ बहुत दुखेंगे। आरव ने देखा कि राघव मल्होत्रा के हाथ उसके पेट पर लगातार चल रहे थे। जब उसके हाथ ठंडे हो गए तो उसने उन्हें वापस रख दिया और फिर रगड़कर पहन लिया। उसका दिल बहुत भावुक हो गया। पिताजी उसके प्रति बहुत अच्छे थे। हालांकि पिता सतह पर अपनी बहन के करीब दिखते हैं, लेकिन उनके दिल में वह भी उनका बच्चा है। राघव मल्होत्रा के प्रति उसके पिछले रवैये के बारे में सोचकर आरव को थोड़ा अफसोस हुआ। अध्याय 90 2 बच्चों का नाम बदला गया। अध्याय 90 2 बच्चों ने अपना नाम बदला। राघव मल्होत्रा ने करीब आधे घंटे तक आटा गूंथा और आरव अचानक चिल्लाया, बाबा, मैं बदबूदार आटा खींचना चाहता हूँ। जैसे ही राघव मल्होत्रा ने अपना हाथ हटाया, वह छोटा लड़का तुरंत उठकर तेजी से शौचालय की ओर भाग गया। अपनी पीठ की ओर देखते हुए राघव मल्होत्रा ने राहत की सांस ली, अपनी दुखती कलाई को हिलाया, बाथरूम से बाहर चला गया, सिंक के सहारे झुक गया और इंतजार करने लगा। बाबा, आरव छोटे से शौचालय पर बैठ गया और जब उसने बाहर कदमों की आवाज सुनी तो चिल्लाया, खैर, मैं यहाँ हूँ। पिताजी आपके साथ हैं। राघव मल्होत्रा की आवाज सुनकर आरव को बहुत राहत महसूस हुई। इस बार उसने धीरे से बदबू को बाहर निकाला और अपने पेट को देखा जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर से कहा, शुक्रिया। धन्यवाद बाबा। पहली बार आवाज धीमी होने पर उन्हें डर लगा कि राघव मल्होत्रा सुन न लें, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करके फिर से यही बात कही। दरवाजे के बाहर खड़े राघव मल्होत्रा ने जब ये शब्द सुने तो वह तुरंत हंस पड़े और एक बूढ़े पिता के चेहरे पर सहज ही राहत की भावना उभर आई। पिताजी इस छोटे से रहस्य को पिताजी के साथ साझा करने के लिए आरव को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बाथरूम में आरव खुशी से मुस्कुराया। जब राघव मल्होत्रा नीचे गए तो 9:30 बज चुके थे। सबने नाश्ता कर लिया था और इशिता मल्होत्रा अभी तक नहीं गई थी। इशिता मल्होत्रा ने देखा कि आरव खुशी खुशी अपनी बहन के पास खेलने जा रहा है तो वो राघव मल्होत्रा के पास चली गई। माँ तुम्हारे लिए बर्तन में चिकन सूप छोड़ गई है, अभी भी गर्म है, जाकर पी लो।
और वहाँ एक बड़ी चिकन लेग है टिल्डा। अच्छा चलो अब चलते हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं निकले? मैं भी पी लूँगा बाद में, चलो कंपनी में चलते हैं और माता पिता को बच्चों को किंडरगार्टन ले जाने देते हैं। राघव मल्होत्रा ने रसोई में जाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने कंपनी से छुट्टी मांगी है और हम दोनों ने भी सुबह की छुट्टी मांगी है। राघव मल्होत्रा ने सूप परोसा, संदेह से पीछे मुड़े और पूछा, थोड़ी देर हो जाना ठीक है, आप छुट्टी क्यों मांग रहे हैं? क्या आरव असहज नहीं है? इशिता मल्होत्रा ने पूछा। क्या तुमने देखा? चिकन सूप ठंडा हो गया था। राघव मल्होत्रा रसोई में कटोरा लेकर उसे पी रहा था। बच्चे लिविंग रूम में खेल रहे थे और आरव यहाँ उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था। मैं आरव की माँ हूँ, बेशक मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उसने अकेले में तुम्हें ये सब बताया। क्या आरव ठीक है? क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, बच्चे के पेट में खाना जमा हो गया है और उसे कब्ज है। जब मैं ऊपर गया तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर बाथरूम में रहा। जब मैंने आवाज़ लगाई तो शायद उसके पैर सुन्न हो गए थे और वह लंगड़ाकर चल रहा था। उसे बाहर निकालने में बहुत समय लगा। उससे मत पूछो, मैं मान गया कि यह पिता और बेटे के बीच का छोटा सा रहस्य है। ये जी से निकला, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने उसे और चिकन सूप नहीं दिया, तो वह अब सब ठीक है। मैं बाहर गया और पेट को मजबूत करने वाली गोली खरीदी और थोड़ी देर तक उसके पेट को सहलाया। मैं अभी बाथरूम गया और सब ठीक है। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। राघव मल्होत्रा को सूप पीने के लिए वहां झुकते हुए देखा। उसकी नज़र अभी भी बाहर अनन्या और आरव पर थी। उसका दिल थोड़ा गर्म था। राघव मल्होत्रा दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। हालांकि उन्होंने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। राघव मल्होत्रा अभी भी एक आधे साल के युवा हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में एक पिता की भूमिका में बहुत जल्दी प्रवेश किया। अब वह और राघव मल्होत्रा भी भविष्य में वे एक खुशहाल परिवार बनेंगे। सुबह छुट्टी होने के कारण राघव मल्होत्रा के नाश्ता करने के बाद परिवार केवल नाम बदलवाने और घरेलू पंजीकरण में बदलाव कराने चला गया। सू की मां ने सुना कि बच्चे अपना उपनाम और नाम बदलने जा रहे हैं और उनका परिवार एक घरेलू पंजीकरण पुस्तक में दर्ज होने जा रहा है। वह बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत खाता बही निकाली और राघव मल्होत्रा से जल्दी से खाता खोलने को कहा। रास्ते में अनन्या और आरव पिछली सीट पर चाइल्ड सीट पर बैठे तो इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा ने उन्हें नाम बदलने के बारे में बताया। अनन्या, आरव, मेरे पिताजी और माताजी ने कल रात इस पर चर्चा की थी और वे तुम्हें एक नाम देना चाहते थे। इस बार मैं मिलकर इसे बदलूंगी, तुम्हारा क्या विचार है? दोनों छोटे बच्चे ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए अनन्या ने पूछा, माँ मैं अनन्या नहीं हूँ। अगर मुझे इसे बाबा के नाम में बदलना है तो मैं इसे सू अनन्या कहूंगी। इशिता मल्होत्रा ने बताया, अनन्या आपका निकनेम है। अगर आप अनन्या को अपने नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा बेतरतीब है। जरा सोचिए, क्या आपके सहपाठियों के 2 नाम हैं? आजकल के बच्चों का मूल रूप से एक पहला नाम और एक उपनाम होता है। जब वे स्कूल जाते हैं तो शिक्षक को पहला नाम पुकारा जाता है। माता पिता खुद को उपनाम से पुकारने के आदी हैं। बच्चे अक्सर खुद को उपनाम से पुकारते हैं, इसलिए किंडरगार्टन में कई बच्चे प्रतिद्वंद्वी का उपनाम याद रखते हैं। आरव ने एक तरफ कहा, ऐसा लगता है अनन्या, हमारी कक्षा में जो बड़ा बाघ है उसका नाम वास्तव में सुनयहू है और बड़ा बाघ सिर्फ उसका उपनाम है। और लिली, उसका नाम लिली शर्मा है और लिली उसका असली नाम नहीं है। माँ के भाई की बात सुनकर अनन्या को सब समझ में आ गया। उसने खुशी से सिर हिलाया और उत्साहित होकर बोली कि अनन्या का भी बड़ा नाम है। अनन्या चाहती है कि उसके दोस्तों की तरह उसके भी 2 नाम हो। आरव उसकी बहन से थोड़ा ज्यादा जानता है और अभी से उसका नाम पूछ रहा है। माँ, क्या आपने और पापा ने हमारे लिए कोई नाम सोचा है? क्या मैं आरव नहीं हूँ? राघव मल्होत्रा ने कहा, हम तुम्हें अब भी आरव कहते हैं, लेकिन वर्कबुक में तुम जो नाम लिखोगे वह अब आरव नहीं होगा। मेरी माँ और मैंने तुम्हारा जो नाम रखा है वह आरव मल्होत्रा है। जिया कार्निवल की जिया है और ले अब भी तुम ही हो। क्या तुम्हें ये संगीत पसंद है? आरव मल्होत्रा, आरव ने दोहराया और अचानक हंसा, मुझे ये पसंद है, यह अच्छा लगता है। मेरा क्या? अनन्या का क्या नाम है? अनन्या ने उत्साह से अपना छोटा सा सिर एक साथ लाते हुए पूछा। अनन्या का नाम? पापा अनाया मल्होत्रा के बारे में सोच रहे हैं, क्या अनन्या को ये पसंद है? अनन्या ने उसके छोटे से सिर को छूते हुए सोचा, अनाया मल्होत्रा, मेरी माँ का नाम बिंगक्सू है और अनन्या का नाम मक्सू है। ओ हाँ, अनन्या को ये नाम पसंद है। छोटे बच्चे को यह नहीं पता कि यह नाम वास्तव में उसके पिता द्वारा उसकी माँ के सामने दिया गया कबूलनामा है।
वह बस यही सोचती है कि उसके नाम में उसकी माँ का नाम भी शामिल है, जो कि बहुत बढ़िया है। टिल्ड पापा, चलो जल्दी से नाम बदल देते हैं। टिल्ड मैं दोपहर में किंडरगार्टन जाती हूँ और मैं टीचर और सभी बच्चों को बता सकती हूँ कि मेरा नया नाम है टिल्ड है। टिल्ड दोनों छोटे बच्चे बहुत खुश थे और पीछे की सीट पर नाच रहे थे। आरव और राघव मल्होत्रा ने जब अपना दिल पूरी तरह खोल दिया तो पूरा व्यक्ति बहुत ज्यादा जीवंत दिखाई देने लगा। दरअसल वह पहले जितना जीवंत नहीं था उतना अब है। उसने ही पाया कि उसके पिता अनन्या को पसंद करते हैं, इसलिए उसने अपनी बहन के साथ मिलकर खूब पढ़ाई की और थोड़ा और प्यारा बनना चाहता था ताकि पिताजी उसे और ज्यादा पसंद करें। टिल्ड अनन्या को जल्दी ही पता चल गया कि उसके भाई के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने अपने भाई के साथ हंसना बंद कर दिया और उसे संदेह भरी नजरों से देखा। गिगल, टिल्ड तुम्हें कोई समस्या है? टिल्ड आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जल्दी से अपनी नजर हटा ली जो राघव मल्होत्रा पर देख रही थी। मुझे क्या हो गया है? तुम बाबा को क्यों झांकते रहते हो? अनन्या ने पूछा और सामने खड़े दोनों ने सुन लिया। आरव शर्मा गया और खंडन करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि राघव मल्होत्रा पीछे मुड़कर उसे देखकर मुस्कुरा रहा है और उसने अपने मुंह से अजीब सा भाव निगल लिया। इस समय अनन्या अपने भाई की शर्म और शर्मिंदगी को बिल्कुल भी नहीं देख पाए और खुश होकर बोली, ओह टिल्ड, मैं समझ गई। सच कहूं तो जब मैं दूसरों को छिपकर देखती हूं तो मुझे वह पसंद आता है और मुझे बाबा पसंद हैं। टिल्ड ही टिल्ड अध्याय 91 राष्ट्रपति यान का अनुसरण करें, विशेषाधिकार प्राप्त करें। अध्याय 9 राष्ट्रपति यान का अनुसरण करें, विशेषाधिकार प्राप्त करें। आपको अपना नाम बदलने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में जाना होगा और आपको जाने से पहले नाम परिवर्तन पूरा होने तक इंतजार करना होगा, क्योंकि घरेलू पंजीकरण पुस्तक पर नाम सीधे 2 बच्चों के नामों द्वारा उपयोग किए जाएंगे, अन्यथा आपको बाद में इसे फिर से बदलना होगा। पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो राघव मल्होत्रा को अचानक कुछ याद आया। वैसे नाम बदलने में कई दिन लगते हैं, ऐसे में हमें आज ही बच्चे का नाम बदलने के बारे में सोचना चाहिए। नाम बदलने की पुष्टि होने के बाद हम घर का पंजीकरण करवाने जाएंगे, नहीं तो घर का पंजीकरण बुक पर जो नाम है वह बच्चे का वर्तमान नाम हो सकता है। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं इसे आज ही खत्म कर सकती हूँ। ये कहते हुए उसने राघव मल्होत्रा का हाथ पकड़ लिया और अंदर चली गई। राघव मल्होत्रा ने पिछली बार सिविल अफेयर्स ब्यूरो में काम करने के बारे में सोचा, तब वे काम से छुट्टी लेकर आए थे और इशिता मल्होत्रा को आसानी से विवाह प्रमाण पत्र मिल गया था। अगर सोचें तो ये पूंजीगत विशेषाधिकार का स्वाद है। सच कहूं तो ये बहुत अच्छा है। हा टिल्ड, अपनी पत्नी का अनुसरण करो, सभी अच्छे दिन आएंगे। टिल्ड जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, पुलिस आए और पूछने लगी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हम यहाँ बच्चे का नाम बदलने आए हैं, राघव मल्होत्रा ने कहा। इशिता मल्होत्रा ने कहा, मैंने फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लिया था, मेरा सरनेम यान है। दूसरे पक्ष की आंखें तुरंत चमक उठीं। सुश्री यान, नमस्ते। नमस्ते। निर्देशक ने पहले ही फ़ोन करके बताया है कि वह व्यवसाय के सिलसिले में शहर से बाहर हैं। आइए हम आपके नाम बदलने की समस्या से निपटने में आपकी मदद करें, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज सुबह आएंगी। इशिता मल्होत्रा ने कहा, ठीक है, मैं सुबह आऊंगी जब मेरे पास समय होगा। पहले तो उन्होंने कल दोपहर का समय बताया था, लेकिन इशिता मल्होत्रा ने निर्देशक को फ़ोन करके बताया कि वह भी दोपहर का समय है। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने पहले से ही जो दस्तावेज तैयार करने थे उन्हें तैयार कर लिया था और पुलिस को सौंपने के बाद दूसरा पक्ष तुरंत उन्हें अपने काम पर ले गया। राघव मल्होत्रा ने पूछा, नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये प्रक्रिया जटिल है? इसमें कितना समय लगता है? जल्द ही। श्री मल्होत्रा, आपके और मिस यान के पास विवाह प्रमाण पत्र होगा और आपके और बच्चों के बीच रक्त संबंध प्रमाण पत्र भी होगा, इसलिए उपनाम बदलने में कोई समस्या नहीं है। बच्चे का नाम बच्चे के नाम से बदलकर वैज्ञानिक नाम कर दिया जाता है। प्रक्रिया भी बहुत तेज है। छोटे बच्चे के कई सामाजिक नाम नहीं होते हैं, इसलिए बहुत कम चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है, बस मुहर पाने के लिए प्रक्रिया से गुजरें। लेकिन मिस यान और निर्देशक पहले ही सहमत हो चुके हैं, सभी मुहरें तैयार हैं। लगभग 20 मिनट या तो ये किया जा सकता है। 20 मिनट? उसे कैसे याद आया कि इंटरनेट पर कहा गया था कि उसका नाम बदलने में 20 कार्य दिवस लगेंगे? पत्नी का होना अच्छी बात है और इससे वास्तव में कार्यकुशलता बढ़ती है। परिवार वहां सोफे पर बैठ गया और कुछ देर इंतजार करने लगा। छोटा पुलिसकर्मी जो काम संभाल रहा था अंदर बाहर भागता हुआ आया, कागजात की नकल करने के लिए कुछ लिया, मुहर लगवाने के लिए ऊपर के दफ्तर में गया और थोड़ी देर बाद गाड़ी चलाकर चला गया। वापस आने में कुछ मिनट से ज्यादा लग गए। इस समय राघव मल्होत्रा और बाकी लोगों के आने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे।
छोटे कद का पुलिसवाला माथे पर पसीना लिए हाथ में एक दस्तावेज लिए दौड़ता हुआ आया और खुश होकर बोला, मिस यान, मिस्टर मल्होत्रा, बच्चों के नाम बदल दिए गए हैं। इतनी तेजी! ये पहली बार था जब राघव मल्होत्रा ने इतनी उच्च दक्षता देखी थी। अस्पताल में खून की जांच में भी कई घंटे या 1-2 दिन लग जाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चों के नाम बदल दिए जाएंगे, और यह काम 20 मिनट में हो गया। इशिता मल्होत्रा को इसकी आदत लग गई थी, उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया, धन्यवाद। दूसरे पक्ष ने पूछा, मिस यान, क्या आपको अभी भी घरेलू पंजीकरण को स्थानांतरित करने और मर्ज करने की आवश्यकता है ना? हम ये यहाँ भी कर सकते हैं और आपको सरकारी सेवा हॉल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सहयोगियों को अब आपके लिए ये करने दूंगा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। राघव मल्होत्रा को यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें सर्विस हॉल में भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर मैं कार तक जाऊंगा और अचल संपत्ति प्रमाण पत्र लूंगा और फिर घरेलू पंजीकरण मेरे पक्ष में होगा। ठीक है राघव मल्होत्रा ने बाकी सामान लाकर दिया और दूसरे पक्ष ने फिर से काम शुरू कर दिया। वे यहीं बैठे रहे और इंतजार करते रहे। किसी ने उनके लिए गर्म पानी लाकर दिया और दोनों बच्चों के लिए सोच समझकर फ्रूटी तैयार की। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा का हाथ थाम लिया और बोला, बीवी, मुझे पता चला कि तुम्हारा अनुसरण करना बहुत बढ़िया है। इतनी जटिल बात इतनी आसानी से खत्म हो सकती है। मेरी पत्नी इतनी अच्छी क्यों है? इशिता मल्होत्रा ने शुरू में सोचा था कि यह कुछ भी नहीं है। यान परिवार का आधार बहुत मजबूत था और सभी क्षेत्रों से उनके संबंध थे, इसलिए वह सप्ताह के दिनों में बाहर जाते समय पहले से फोन करके बहुत सी परेशानियों से बच सकती थी। वह बचपन से ही यहाँ है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई खास बात है, लेकिन इस समय राघव मल्होत्रा द्वारा प्रशंसा किए जाने पर उसे अचानक मन ही मन खुशी महसूस हुई और इस बात पर उसे थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद प्रभाव वास्तव में उल्लेखनीय है। चिकनी चुपड़ी जुबान। मैं बाहर हूँ, ऐसा मत बोलो, इशिता मल्होत्रा ने शर्मिंदगी से कहा। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए, कंधे उचकाए और बोले, क्या बात है? तुम मेरी पत्नी हो, हम पति पत्नी का गंभीर रिश्ता है, तुम क्या नहीं कह सकती? मैं ऐसा नहीं कह सकता, चलो घर चले। बीवी, क्या तुम शर्मीली हो? राघव मल्होत्रा हंसा, तुम इतनी आसानी से इतनी शर्मीली क्यों हो जाती हो? क्या तुम्हें पता है कि जब तुम शर्मीली होती हो तो तुम बहुत प्यारी लगती हो, तुम खुद को रोक नहीं पाती। खांसी। राघव मल्होत्रा ने जानबूझकर अपनी बात पूरी नहीं की और इसके बजाय 2 अस्पष्ट खांसी का प्रयोग किया, जिससे उसे कल्पना के लिए काफी जगह मिल गई। इशिता मल्होत्रा और भी शर्मिंदा हो गईं, शर्मा कर उठी और बोली, मैं बाथरूम जाऊंगी। हा, वह छुपाती है। इशिता मल्होत्रा बाथरूम में जाकर अपना चेहरा फैलाती हुई आईने में खुद को आड़ू के फूल की तरह निहारते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इशिता मल्होत्रा, जब तुम राघव मल्होत्रा से मिलती हो तो इतनी बेकार क्यों हो जाती हो? आप हर मोड़ पर शर्माते हैं और हर कोई देखता है कि आप शर्मीले हैं, शर्मीले हैं, शर्मीले हैं। जाहिर है वह व्यवसाय के क्षेत्र में एक ठंडे चेहरे वाली सुंदरता है। जब वह राघव मल्होत्रा से मिलती है तो वह खुद को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक चीज में गिर जाए? वह सिर झुकाकर मुस्कुराए और बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। मीरा गुप्ता का फोन था। अरे चेर, तुम क्या कर रहे हो? पुलिस स्टेशन पर, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो। क्या हाल है? तुम वहां कैसे पहुंचे? क्या हुआ? मीरा गुप्ता अचानक सोफे से उछल पड़ी। कोई बात नहीं, राघव मल्होत्रा और मैं दोनों बच्चों को नाम बदलने और उनके अकाउंट मर्ज करने के लिए लाए हैं, इशिता मल्होत्रा ने और भी मधुरता से कहा और उनकी आवाज में खुशी लगभग स्क्रीन पर छा गई। मीरा गुप्ता अचानक फोन के दूसरी तरफ चिल्लाईं, आउच, ज़ुए, तुम और मिस्टर मल्होत्रा इतनी तेजी से कब आगे बढ़ गए? क्या तुमने अपने मिस्टर मल्होत्रा को सफलतापूर्वक हरा दिया है? नहीं, क्या आपने मुझे नहीं बताया कि आप 2 दिन पहले फिर से असफल हो गए? मैं इन 2 दिनों में आपके लिए विभिन्न जानकारी की जांच कर रहा हूँ। मैं इंटरनेट पर अनुभवी नेटिजन्स से पूछ रहा हूँ और मैं आपको सलाह देकर मदद करना चाहता हूँ। मैंने आपको 1-2 दिन से मैसेज क्यों नहीं किया? आप और आपके मिस्टर मल्होत्रा बच्चों के नाम बदलकर उनके अकाउंट पाने वाले हैं। मैं क्या भूल गया? इशिता मल्होत्रा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री गो, आपको अब मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है और मुझे राघव मल्होत्रा को नीचे गिराने का कोई तरीका सोचने की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही, और उसने कल रात पहल की।